के लिए जिस प्रकार से हम टैक्स दे रहे हैं या अपेक्षा करते हैं, सरकार चुनते हैं, उनके मैनिफेस्टो देखते हैं, सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में हम ये पाते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का जो ढांचा है उसको इन्होंने निजीकरण को सौंप दिया। तो इसको हम लोकतंत्र में सरकार का गैर जिम्मेदाराना कृत्य मानते हैं कि ड्यूटी इनकी है, प्योरली ड्यूटी है, क्योंकि जीडीपी का करीब करीब 55% भाग ये सेक्टर देता है और इस 55% के अंदर जिस तरह की व्यवस्था सरकारों ने की है, आपकी जेब से टैक्स के पैसे भी ले लिए, आपका इंश्योरेंस करके आपके पैसे ले लिए, तो जो मैं गूगल ज्ञान से ही कुछ बातें कहूंगा, फिर अपने डिस्कशन पे लाएंगे कि सेवाएं लगभग, पहले तो अपन ये डिस्कस कर लें कि भाई सोशल सिक्योरिटी होती क्या है। जो परिभाषा गूगल की है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। सोशल सिक्योरिटी रेफर टू ए सोशल सिस्टम दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। आपको प्रोटेक्शन देगा और इकोनॉमिक सपोर्ट देगा फॉर इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड अगेंस्ट वेरियस लाइफ रिस्क। लाइफ के अंदर जो रिस्क आई है उसके अंदर, सच ए ओल्ड एज, बूढ़े हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हैं आप, तो वहां भी वो ड्यूटी बनती है, और सिकनेस, बीमार हो गए हैं, डिसेबिलिटी है आप, मैटरनिटी के लिए, और डेथ हो जाती है। ये कुछ बातें ऐसी है कि जिन बातों के अंदर ये माना गया कि ये सोशल सिक्योरिटी की परिभाषा है। ये अब इस सोशल सिक्योरिटी को सरकार की जिम्मेदारी थी, मैनिफेस्टो के अंदर दिया है। तो कुछ सर्विस सेक्टर है जिनका भी मैं नाम पढ़ लूं। फाइनेंस एंड बैंकिंग का सर्विस सेक्टर है जो इनडायरेक्टली सोशल सिक्योरिटी देता है। आईटी है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है। हेल्थ केयर है, आपको ओल्ड एज और उसके हिसाब से। एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, टूरिज्म है, ये अलग हो गए। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, मीडिया है, और आपका टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, प्रोफेशनल है, और गवर्नमेंट के जॉब है। इनको 3 भागों में बांटा के, बिजनेस के लिए है, कुछ सोशल सर्विस में है और कुछ पर्सनल सर्विस में है। अब इसके अंदर सरकारों ने कुछ नए नए मेथड निकाले लोगों का शोषण या सर्विस लेने के लिए। एक तो मैं आपसे कह दूं कि इन्होंने हमारे से टैक्स लेकर के और ग्राम पंचायतों को, नगर पालिकाओं को सेवाएं ले ली फोकट में। इनको बजट दिया और इनको किया तुम करो इसका काम। मैं चूंकि पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हूं, इसलिए मुझे पता है कि हम इसमें प्रोल्टा चार्जेस लेते हैं। पवार साहब को भी पता है कि कोई भी सेवा हम देंगे किसी और आदमी के लिए या और डिपार्टमेंट के लिए तो प्रोल्टा देंगे। ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं को पैसे देते हैं, तो सरपंच को कोई मानदेय, वो रूटीन, वो तो सरपंचाई का मिलता है, काम कराने का उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन लालच में डाल दिया गया उसको और वो धंधे लग जाता है। इसी तरह से एक नया मेथड गिग वर्कर का इन्होंने नया डेवलप कर दिया। ओला और उबेर, ये नए से नए आइडिया लेकर के आ गए। आपने रेल की पटरी बिछाई, कॉन्ट्रैक्ट है, दे दिया, ठीक है, वो बात ठीक थी। पटरी के ऊपर रेल चली, वो सोशल सिक्योरिटी के लिए थी। उसके अंदर आपने आउटसोर्सिंग दे करके सेवाएं सारी की सारी दे दी। यानी सरकार मस्त होकर के जेब में पैसे लेकर के आनंदित तरीके से आपके सामने पेश आती है। अब इसके लिए हमें बेवकूफ बनाने के लिए कुछ तंत्र खड़ा किया इन्होंने। एक तो ये ऐप दे रहे हैं, हम आपको ये रेगुलेटरी बॉडी दे रहे हैं, टेलीफोन के लिए ट्राई है, सेबी है, बैंक की सर्विस है, तो उसके लिए इस तरीके से RERC जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बना दिया। इस तरह से इन्होंने कुछ नियामक बोर्ड बनाए, रेगुलेटरी बॉडी। अब इन रेगुलेटरी बॉडी की चोटी सरकार ने अपने हाथ में ले ली।
आपके टैक्स पैसे भी अपने जेब में डाल लिए पूरे के पूरे, और इंश्योरेंस के लाइन पे आपको पटक दिया, आप भरो और ले। अरे भाई हमने टैक्स दे दिया तो अब क्या का इंश्योरेंस भरे? सरकार का कर सकते हैं इंश्योरेंस, नहीं कंपनी को सौंप दिया। और अब पब्लिक नियामक बोर्ड के बारे में पूरी जानती नहीं, और पब्लिक ये भी नहीं जानती कि सेवा कौन देगा। तो भाग दौड़ करके ये पुराने ढर्रे के हिसाब से जो गवर्नमेंट की मशीनरी को बीच बीच में इन्होंने इनपुट दे रखा थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ठेका दे दिया, आउटसोर्सिंग दे दिया रेलवे का, लेकिन कुछ इंजीनियर डाल दिए, वो एस्टिमेट बना दे, सरकार के बीच में लाइजनिंग कर दे, इधर का माल इधर कर दे, कोर्ट में पैसे पड़े तो ये लोग चले जाएं, बाकी ढांचा सब उनको दे दिया। अब पब्लिक के ये दिमाग में नहीं, पब्लिक जाती है नेता के पास और पब्लिक जाती है उस ब्यूरोक्रेट के पास, दोनों के पास कोई सामान नहीं, क्योंकि इन्होंने तो ठेका दे दिया। ठेकेदार जाके अपना सो जाता है शर्तों की कॉपी जेब में डाल के, जब उसको छेड़ो तो कोर्ट में मैटर चला जाता है और वहां स्टे विस्टे ला करके अपना कर लेता है। ये जो पूरा ढांचा खड़ा हुआ वो धीरे 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 करते करते आदमी के सेवा के लिए जो तंत्र खड़ा करना चाहिए था पूरा का पूरा सरकार साइड में हो गई, ब्यूरोक्रेट उसके चेले और चमचे बन गए, आईएएस के ऊपर कुछ लोड डाल दिया, ये सारा तंत्र मिल गया, नेता और ब्यूरोक्रेट का एक कॉकस बन गया और पब्लिक को आवारा कर उसमें अंधेरी गुफा में छोड़ दिया कि आप पता करो बिजली कैसे आएगी, ये ऐप दे दिया मैंने, इस ऐप को आप डायल करो। अब ऐप के अंदर इस तरह की व्यवस्था है कि वो टेंडर है क्या, अब इन ऐप को डालने के अंदर ठेका देने के अंदर ट्रिब्यूनल फिट कर दिए। जैसे आपकी कोई कंपनी डूब रही है तो एनसीएलटी लगा दिया, वो पैसा खा करके अपना दे रहे हैं। आपका कंज्यूमर कोर्ट डाल दिया कि आप इसमें लग जाओ, आप इस हिसाब से। तो ये सारा कुछ मामला ऐसा है कि हम बहुत ही असहाय हो गए। जिस सरकार के ढांचे की परिकल्पना, जिस मैनिफेस्टो को हमने पढ़ा, जिस मैनिफेस्टो के लेवल पे हमने वोट दिया, ये सारा साइड में हो गया, क्योंकि सर्विस देने वाला तंत्र गवर्नमेंट का था पहले, तो इसको रिश्वत के अंदर घसीटा गया और वो लोग जो है वो इस तरीके से साइड में हो गए। अब नया जो तंत्र खड़ा हुआ है वो लोगों के पास में इसका हिसाब किताब नहीं है, न तो लोग समझते हैं न लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं कि फैक्ट क्या है, कौन ठेकेदार है, कौन बिजली लाएगा, बिजली पैदा ठेकेदार ने की, ट्रांसमिशन ठेकेदार के द्वारा हुआ, वहां पे नापने वाला इंजीनियरों को बीच में डाला, उन्होंने मिली भगती में ऊंचा नीचा नाप दिया, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन ठेकेदार ने किया, सब जगह ठेकेदार ने किया। अब ठेकेदार जो है सर्विस के अंदर तो कुछ लोगों को लगा के कर रहा है, लेकिन उनका ने तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा, जैसे सोशल सिक्योरिटी का कह रहे हैं ना कि डिसेबल को नहीं लिया गया। बिजली घर में डिसेबल लग सकते थे, अनएम्प्लॉयमेंट के तहत ये ले सकते थे ऐसे लोगों को, लेकिन ये लोग जो है वो नहीं करते। आप इन सारी परिस्थितियों को समझो कि किस तरीके से सरकार ने अपने साथ में धोखा किया। क्या एक ढांचा रचा गया जिसमें हर आदमी को, किसान को कह दिया तू बीमा ले, फसल बीमा, फसल बीमा में एक कंपनी आ गई, पैसा ही उसका, टैक्स ही उसका। ये सारे सिस्टम को आम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए। ये जब निजीकरण आया तो पता ही नहीं लगा लोगों को, ये बाहर से माइग्रेट करके लाए अमेरिका जैसे देशों से, वहां कंपनियों का शासन इसी तरह से था, ब्रिटेन में था सारा, भारत का सिस्टम अलग था। अभी तक लोग माइंडसेट ही नहीं कर पाए कि बेसिक बात यह है कि सरकार तो चुनने के बाद में सिर्फ टैक्स लेती है और टैक्स के सिवाय कुछ नहीं। आप फिर वो क्या करती है कि किसी के गले में ठेका डाल देती है कि तुम ऐसा करो, ये टिकट बांटो, तुम ये बिजली बांटो, तुम इनके बीमा का ध्यान रखो, तुम ये करो, और इसके लिए फॉर्मेलिटी के लिए रेगुलेटरी बॉडी डाल दी।
अब आप ये सोचो कि इस रेगुलेटरी बॉडी के पास कितने लोग गए, कितने लोग हैं जो रेगुलेटरी बॉडी को जानते हैं। मैं कई दिनों से बिजली की रेगुलेटरी बॉडी टच करना चाह रहा था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। कई कारण बन गए, कभी मेरा टाइम सेट नहीं है, कभी वो लिफ्ट नहीं मारते। और फिर इसके बीच में हमने एक थोड़े बहुत कानून लाए सोशल सिक्योरिटी के नाम से। आप उनसे जवाबदेही तय करने के लिए कुछ कानून बनाए। जैसे राजस्थान के अंदर RGDPS के नाम से एक कानून बना। आर राजस्थान, जी का मतलब गारंटीड, पी का मतलब पब्लिक, एस का मतलब सर्विस में उसका नोडल ऑफिसर रहा। तो राजस्थान गारंटीड टू पब्लिक सर्विस गारंटी दी गई। बिजली के करीब 50 एक थी, PWD के साथ थे, मैं उसमें नोडल था। तो ठेकेदार के साथ में खड्डे पड़ गए, तो आप क्या करोगे, वो करोगे। अब लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, प्रचार भी हुआ, तंबू भी तने, इसके उद्घाटन हुए, हम लोगों ने फाइलें ले लेके घूमे। पेनल्टी क्या थी, कोई अधिकारी नहीं करेगा तो 500 रुपए की पेनल्टी। कोई सर्विस हटे उसकी, कोई और कोई ढांचा हो, डाल दी गले में। सातिरपने में इन्होंने ये कहा कि यार ये अपने से तो संभला नहीं, ठेका कर दो इसका। ठेका कर दिया, लोगों को पता ही नहीं ठेका क्या हुआ, क्या हुआ। भाई पब्लिक को तो पब्लिक सर्विस जो है, जो भी है, वो गारंटी दी है ना आपने। गारंटी टू राजस्थान, गारंटीड टू डिलीवर RGD टू पब्लिक सर्विस, RGDPS। आप इस एक्ट को निकालोगे, उसमें सारी सेवाएं दी है, करीब 200 सेवाएं हैं, एक भी सेवा नहीं होती। 2012 में गहलोत गवर्नमेंट ने बनाया। एक बना दिया राइट टू हियरिंग, आपके कोई तूफान अंदर आ रहा है कि साहब ये बांध कब बनेगा, कितने दिन में बनेगा, कितने रुपए है, तो आप एक एप्लीकेशन दो, फार्म नंबर 6 भरो और राइट टू हियरिंग में चले जाओ। क्या साहब ये कब होगा, कब होगा, वो अधिकारी आपको जो कह दे कर दे या डॉक्यूमेंट दे दे, वो भी नदारत। RTI सूचना देने के लिए नदारत, और इस गवर्नमेंट ने तो इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब आप अपने आप में सोचोगे, हमारे लिए जो सेवाएं हैं, जिनके लिए हम टैक्स दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये अपनी हवाई जहाजें उड़ा रहे हैं, ये अपनी मस्ती में अपना काम कर रहे हैं। इस सारी परिस्थितियों के अंदर आम जन कैसे बढ़े। तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसको एक अवेयर प्रोग्राम करें। बिजली का मैंने जिम्मा लिया, जैसे कल मेरी मीटिंग है बिजली की, लोगों को ऐप के बारे में बताऊंगा कैसे आप कंप्लेंट। मैंने कम से कम, मैं पेट्रोल पंप से बोल रहा हूं, मैंने कम से कम 150 कंप्लेंट कर दी, और मेरे पास लिखा हुआ आता है कि आपके FRT आ रही है। एक सेकंड के लिए मेरे यहाँ FRT नहीं आई। फॉल्ट रिपेयर टीम बनी हुई है इनकी, जिसके 500 करोड़ रुपए, यानी कितने, 5 अरब रुपए सरकार उस पर खर्च कर रही है। आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, वहां हेरा फेरी, बिजली ट्रांसमिशन में हेरा फेरी, पानी में हेरा फेरी, भोजन में हेरा फेरी, आपके FSSI लगाया, वहां हेरा फेरी। यानी कोई रेगुलेटरी बॉडी जिम्मेदार नहीं, और कोई कहने वाला नहीं। वो सेबी वाली वो माधवी बुच है, वो तो क्या से क्या कर गई। अब हम क्या करें, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम करें क्या। कोई मानने को तैयार, सरकार हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे करके ये वोट के चक्कर में हमें गोली देके रवाना। अफसर सीखे हुए बड़े ट्रेंड, पता है उनको कि ये आया। अब मेरे जैसा कोई अंदर से ऐप ला करके ऐसे कटपिट कटपिट कर दे तो परिणाम शून्य। मैंने आमरण अनशन की धमकी दे दी, कुछ नहीं। अनशन पे बेटा कलेक्टर तक गया, कुछ नहीं। कोई सुनने वाला नहीं, किसी के पास फुर्सत नहीं। ये सारी सर्विस सेक्टर की कहानी है। 55% GDP, 17% एग्रीकल्चर का मान है, 28% मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री। अब ये पूरा कोकस मिला हुआ है, कोर्ट मिला हुआ, गवर्नमेंट मिली हुई, ब्यूरोक्रेट मिला हुआ, उसके बीच में ठेकेदार नाच रहा। एक टेंडर कॉपी ली उसने और अपने जेब में डाल ली और मिली व्यक्ति से ठेका ले लिया। रेलवे की सफाई का ठेका, रेलवे की सफाई के ठेके के अंदर आप उसका डॉक्यूमेंट पढ़ो, बाकायदा नंबर लिखे हुए हैं इनके डब्बे में, एसी के डिब्बे में जब आप बैठोगे तो नंबर लिखे हुए हैं, आप यहाँ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, सारा सिस्टम है। लेकिन एप्लीकेबल कहीं नहीं, लड़ाई करते रहो, झगड़ते रहो।
तो सवाल ये बनता है कि हम अज्ञानी हैं, हमें पता ही नहीं कि सिस्टम बदला है। मतलब 90 के बाद में सिस्टम बदला है और सिस्टम को हम अभी तक नहीं समझ पाए कि सिस्टम एक्चुअली गवर्नमेंट का है ही नहीं, सिस्टम ही निजीकरण का है और वहां ठेका प्रथा है और उसकी रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड है, ये सारा तंत्र है। तो आम जन ठेका शर्ता पालन कराने में असमर्थ है। सेवा सेक्टर को निजी कंपनियों को आउटसोर्सिंग कर करके नियामक ढांचा दे दिया जो सरकार के उसकी चोटी हाथ में है। और क्या टैक्स का पैसा लेने वाली, मैन्युफेस्टो बनाने वाली, क्या ये गवर्नमेंट इस बात की जवाबदेही के तौर ले सकती है कि मेरा सर्विस सेक्टर हॉस्पिटल में आप जाइए ये होगा। कोई भी आयुष्मान उठा लो, किसी भी सिस्टम को उठा लो, सब सिस्टम है, सब लगता है, कुछ नहीं होता। अब जनता को आधा अधूरा ज्ञान, किसी दलालों के चक्कर में फंसा हुआ, अदा इतने पैंतरे हैं ठेके के अंदर कि आप, मैं बिजली वालों से मिला एक बार, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि बिजली का ठेका हुआ कि राजस्थान को पूछा कि आप बिजली कितने लोगे, तो उन्होंने कहा 25,000 मेगावाट लेंगे हम, जबकि पिछली बार 30 खर्च हुई। आप बताइए आप 25 क्यों मांगा इन्होंने? एक ठेके में शर्त है कि यदि बिजली कम पड़ेगी तो हम दोनों बैठ के तय करेंगे उसकी रेट क्या होगी। जैसे बिजली की रेट 3.5 हो गई आपकी, मान लो खरीदी आपने किसी बिजली पैदा करने वाले के 3.5 में, अब आपने एक शर्त ऐसी है कि बिजली यदि कम पड़ी है आप मांग करोगे तो क्या करोगे कि अपन दोनों बैठ के तय करेंगे, जनता नहीं। उसमें आपका टैरिफ होगा वो अलग चीज, लेकिन आप बैठ के तय करेंगे तो वो बिजली 9.5-10 रुपए में आती है। यानी पहले ही आपने कम क्यों ली भाई? पहले 30,000 मेगावाट थी तो 25 क्यों ली? उस इंजीनियर ने मेरे से बात की कि साहब देखो गोद के धंधे बड़े खतरनाक है, ये क्लॉज है। अब वो आदमी जो बिजली पैदा कर रहा है वो इंजीनियर के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में बैठ के बार्गेनिंग कर रहा है कि मुझे मैं तो 5,000 दे रहा हूं तो इसकी नोक से रेट दो, ले लेता नोक से रेट, अपने जेब के पैसे चले गए। वो शर्त हमें पता ही नहीं। इन सारी परिस्थितियों के अंदर हमने देखा कि वैसे तो ठीक बात है यार, कौन लपड़े में पड़े, बिजली पैदा हो गई, ये हो गई, तो बड़ा इजी लगता है ये मामला, तो बहुत इजी लगता है ये, बहुत यूं लगता है ठीक बात है ये। लेकिन इसकी पेचीदगी, इसकी टेंडर के क्लोज, इसमें जो बातें लिखी हुई है, मैं इस टेंडर को पढ़ रहा था 500 करोड़ वाले के, उसमें लिखा कि इस बिजली के ऊपर जो भी पेनल्टी लगेगी इस ठेकेदार के ऊपर, उससे उस आदमी को कंपनसेशन दिया जाएगा। जैसे आपकी बिजली नहीं आई, आधा घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा नहीं आई, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। एक देला अभी तक तो किसी को नहीं मिला, फसल बीमा में किसी को नहीं मिला। फसल बीमा की चाबी इनफैक्ट जो है वो डेटा में टिकी हुई, यानी पूरे तंत्र को डेटा में क्लोज कर दिया, डेटा के चाबी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी, वो डेटा मैनिपुलेट करता है मिलकर के, और ये ऐप बीच बीच में दौड़ते हैं। आप एक मिनट में आपने किया या कुछ भी किया, ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। अब क्योंकि अब सवाल ये है कि पहले वाले सिस्टम में लोग कह रहे थे साहब अफसर तंग करते हैं, मैं भी अफसर रहा हूं, पवार साहब हमारे बीच में ये भी अफसर रहे हैं, हमें एक भय था। हम जरूर हमने कुछ गलतियां की होगी, ये मैं मानता हूँ। हरलाल जी भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर है, इंजीनियरों का काफी ग्रुप है इसके अंदर। हमने जिम्मेदारियों से कुछ बात की होगी, लेकिन ये बड़ी सवाल हमारे सामने पैदा हुए हैं। हाँ वीरेश जी, मैं आप ही को ले रहा हूँ, अभी आपको ले लेता हूं। तो इस बात पे हम चिंतन करेंगे कि हम क्या करें। ये ढांचा सबको पता है, मैंने वर्णन कर दिया, सब जगह कर दिया, सेक्टर बता दिए कि इन सेक्टर में है कि आपके सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर की हम लड़ाई करें, सारी नहीं, बिजनेस सेक्टर वालों की लड़ाई हम नहीं कर सकते, वो करें, उनका काम जाने, उनकी लड़ाई इजी है, वो कर लेते हैं अपने पैसा दे करके। हमारे पास में सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज का एक ढांचा है, उसके ऊपर सरकार ने क्यों प्राइवेट को दे दी, उसकी लड़ाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए,
इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। वीरेश जी, अपनी बात से आप शुरू करो, फिर मैं पवार साहब को लेना चाहूंगा। हाँ वीरेश जी, आपका हैंड रेज है, आप बोलिए, माइक खोलिए अपना। जी नमस्कार। वैसे मैं ट्रेन में हूँ तो हो सकता है बीच में मेरी आवाज़ कहीं कटने लगे। सोशल सिक्योरिटी के जो मेन फैक्टर हैं वो शायद हम थोड़ा सा छोड़ के चल रहे हैं। हमने केवल सर्विस सेक्टर का जिक्र किया, जो गवर्नमेंट या सर्विस हमें प्रोवाइड कराती है टैक्स के बदले में, हमने उसकी बात करी। सोशल सिक्योरिटी के जो मुख्य बिंदु हैं वे 3 बिंदु हैं। भाई, किसान उत्पादन करता है, फसल करता है अपनी, उसकी फसल की सिक्योरिटी क्या है। मैं सर्विस कर रहा हूँ और 60 साल की एज में रिटायर हो जाता हूँ। मेरा जो बचा हुआ जीवन है उसमें मेरे जीवन की सिक्योरिटी क्या है। और तीसरा है कि भाई जो जनरल सिक्योरिटी यानी आदमी बीमार हो गया, अचानक से ऐसी बीमारी पड़ गई कि उसका पास पैसा है नहीं इलाज करवाने का, तो क्या उसके इलाज की कोई सिक्योरिटी है। यानी लाइफ सिक्योरिटी और आफ्टर सर्विस सिक्योरिटी, ओल्ड एज सिक्योरिटी, और जो मैं पैदा कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, क्या उसके अगेंस्ट मेरी कोई सिक्योरिटी है। ये 3 मुख्य बिंदु हैं सोशल सिक्योरिटी जिनके जरिए होती है। अब हम देखें, रिटायरमेंट की सिक्योरिटी इन्होंने खत्म कर दी, पेंशन खत्म कर दी, पेंशन का कोई मतलब नहीं है। मैं जो बचत करता हूँ जीवन भर अपनी, उस फंड की कोई सिक्योरिटी है। भाई, हमारी जानकारी में तो ये है कि मैंने 50 लाख रुपया कमाया जीवन में, और 50 लाख के अगेंस्ट जब देने की गारंटी आई तो केवल 5 लाख की गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, 45 लाख की कोई गारंटी गवर्नमेंट की नहीं है। उसने हाथ खड़े कर दिए, तो सोशल सिक्योरिटी कहाँ रहेगी। मेरे जीवन की सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पोस्ट लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे जो वर्किंग है उसकी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे फंड्स की सिक्योरिटी नहीं है, तो सिक्योरिटी है कहाँ। सवाल ये है, उसकी श्योरिटी सिक्योरिटी कहीं नहीं है। भाई, बीमे का इन्होंने कर दिया, बीमा कंपनी के हैंड ओवर कर दिया, रिटायरमेंट के बाद पेंशन खत्म कर दी। मेरे जो भाई वो हेल्थ कार्ड इन्होंने दे दिया, हेल्थ कार्ड पे जो नाटक चल रहे हैं दुनिया में वो देख ही रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जीरो है इस समय, और फंड्स की बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। पहले एनएसजी होता था भाई, नेशनल वो सेविंग सर्टिफिकेट जो होता था ना, एनएसएस, और ये इंदिरा गांधी के नाम से कुछ था। इस तरीके के फंड थे कि जिनकी गारंटी, भाई किसान पत्र खरीद लिया हमने, किसान विकास पत्र, तो वो हमारा श्योर है कि हम जब चाहें उसको कैश करा लें, अपने को लेके चल दें। आज ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं है। सोशल सिक्योरिटी को जीरो कर दिया गया, ये मेरा कहने का आशय है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेन सोशल सिक्योरिटी है वो देखो विनेश जी, मैंने 3 तरह की सिक्योरिटी कही थी, आप उसको कैच नहीं कर पाए। बिजनेस सपोर्ट के लिए एक सर्विस सेक्टर है, सोशल सर्विसेज के लिए सर्विस सेक्टर है, पर्सनल के लिए सर्विस सेक्टर है। तो आपने पर्सनल की बात कही, मेरे व्यक्तिवादी जिसमें डिसेबिलिटी है। हम आज जो विशेष मुख्य चर्चा ये कर रहे हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी एक सोशल मॉडल पर तो कम से कम कर दें, सबका भला तो कर दें। भाई, इंडिविजुअली एक डिमांड हुई, 3 तरह की सिक्योरिटी हो गई। बिजनेस वाला अपनी सिक्योरिटी चाहता, पैसा लगाता, वो करता, सारा कुछ करता है। सोशल सर्विस वाली जो सिक्योरिटी है, वो यदि सिक्योरिटी हम मेंटेन कर पा, ये जो है सरकारें, आप बता रहे हो पर्सनल सिक्योरिटी, वो भी सरकार गारंटी लेती है, सोशल सर्विस भी लेती है। पर्सनल वाली में ये लोग आपकी जेब से पैसा निकलवा के आपकी गारंटी लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल सोशल सिक्योरिटी के बारे में, कि भाई रेल चल रही है, बिजली आ रही है, हवाई जहाज की यात्रा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, वहां की सुविधाएं हैं, वो इंडिविजुअली नहीं, इन जनरल सबके लिए है। तो इसके अंदर इन्होंने ठेके कर रखे हैं। वो तो सरकार अपने आप से आपके डायरेक्ट लिंक करती है, पैसे देती है, लेती है, आपका तंत्र चलता है। हम आज केंद्रित हैं इस बात के लिए कि ठेके जितने भी हो रहे हैं
उन ठेकों के बारे में आम लोगों को पता नहीं, और ठेकों को रेगुलेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, वो रेगुलेशन करती है। रेगुलेटरी बॉडी की नियुक्ति गवर्नमेंट करती है। तो इन जनरल आप चाहते हो कि शुद्ध हवा मिले, एक रेगुलेशन है। शुद्ध भोजन मिले, एक रेगुलेशन है। एफएसएसआई है, आपके मार्केट में पूरा कंट्रोल करती है, इंडिविजुअली किसी को है कि नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये है कि आज, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, आज हम इस बात के लिए करेंगे कि हमारी सोशल सिक्योरिटी एज ए सोशल मॉडल पर 3 तरह की जो सर्विसेज है, तो उसमें सामाजिकता के तहत बड़े बड़े जो सेक्टर, बिजली आ गई, पानी आ गया, हवा आ गई, और आ गया, एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गई, ये आ गई। अब आपका इंडिविजुअल मैटर भी एक है जो पर्सनल सिक्योरिटी कहलाती है, जो आप कह रहे हो, ये फैक्ट है कि हमारे साथ वहां भी धोखा है। तो पवार साहब, आप क्या सोचते हैं कि पहले का एक सोशल सिक्योरिटी का जो मॉडल था, उस मॉडल के अंदर ये जो मॉडल नया आया, जो ठेका प्रथा में दे दिया, जाओ तुम इन सब की सेवा करो भाई, रेल के टिकट बांट दो, रेल की सफाई कर दो, तुम बिजली इसको दे दो, ये कर दो। और पहले इंडिविजुअली गवर्नमेंट की मशीनरी थी, उनको अपनी ड्यूटी थी, पोस्टें थी, कोई ऐसा नहीं था। एक ऐप दे दिया आपको, एक रेगुलेटरी बॉडी दे दिया आपको, अब आप इनमें डोलते रहो और टैक्सेज वो के वो लेते हैं। प्राइवेट पर्सन किसी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत करे तो कोर्ट में चले जाओ, कुछ नहीं। ये बीएसएनएल को खत्म कर दिया, पूरा ढांचा उस किसी को दे दो, कर लो, एनसीएलटेल कर लो। तो ये जो सोशल कंसेप्ट बना, इसके लिए मैं सोचता हूं सरकार है भाई। बीमा तो हम आपस में ही कर सकते हैं, कुछ नहीं है, तुम नहीं छोड़ो भाई, हम नहीं करेंगे, वो जवाब नहीं है। लेकिन ये तो हमारी मजबूरी है ना, आप रेलवे स्टेशन जा रहे, मजबूरी है आपकी, बिजली आपकी मजबूरी है, शिक्षा आपकी मजबूरी है, शिक्षा आपकी मजबूरी है। तो एक तो आप कंपेरेटिवली सोचो कि क्या वाकई कुछ ऐसी हुआ है कि ठीक सुधार के लिए माइंडसेट था कि भाई ऐसा हो जाए, इनको इनको ठेका दे दो, खर्चा भी कम होगा, आप लोगों की पेंशन भी प्रॉब्लम नहीं। क्यों हम लेक्चरर बने, अपने आप एक आदमी को दे दो, तुम पढ़ा कर दे। तो ये जो सोशल मॉडल पर जो बिजनेस सपोर्ट, पर्सनल सर्विसेज, बिजनेस सपोर्ट के लिए सर्विसेज, और सोशल के लिए, सोशल वाली पे केंद्रित रह करके कंपैरेटिवली। और अब आदमी को कैसे पता है कि यार तुम्हारे लिए दुकान ही दूर से है, तुम और जगह जाके पुकार कर रहे हो। भाई किसी आदमी को भूख लगी हो और उसको स्विच ही पता नहीं हो, तो लेटरिन वाला स्विच लगा के बैठ गया बेचारा, वो नेताजी के पास चला गया, नेताजी बिजली नहीं आ रही है, नेताजी रेल ठीक नहीं है, आप उसमें ये कर दो, हाथ जोड़ के एप्लीकेशन लिए खड़ा, जबकि उसकी चाबी है जो अलग तरह से ठेकेदार के पास पड़ी है। तो पवार साहब, इस पे अपना केंद्रित रहते हुए टिप्पणी, इसी दायरे में अपनी बात को रखें। नमस्कार सभी को। चौधरी साहब, अभी जो विषय है ये इंडिया का तो है ही, हम देश की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें और जो देश हैं दुनिया के, उनके हिसाब से भी थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा। क्योंकि आज से 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ, तब के हालात अलग थे, और जो हमने जो सिस्टम देश को डेवलप करने के लिए लगाया, 50 साल तक उसको इस्तेमाल करते रहे, वो यही था कि भाई सबका भला हो, सबको डेवलप करने का मौका मिले, देश का भी डेवलपमेंट हो, साथ साथ जो है सोशल डेवलपमेंट भी हो, इस पे एफर्ट लगी रही। अभी जो पिछले अब से पिछले 25 साल हैं, इसमें टोटल डेविएशन आ गया। पैसे के थोड़े सा समर्थ होने लगे लोग बाग, जो है पैसा की कीमत तो कम हो गई, लेकिन पैसे की बहुतात बहुत हो गई। तो जो सोशल सिस्टम के लिए थी व्यवस्थाएं, सामाजिक सर्विसेज के लिए, वो सारी की सारी ऑल टुगेदर पैसे से ओरिएंटेड हो गई। और जिनकी हम बात करते हैं कि भाई नेता के पास जाते हैं कि साहब हमें ये अधिकारी से दिक्कत है, वो अधिकारी नेता की सर्विस करता है, नेता अपना फायदा उठाते हैं उससे, उसको कहने की भी उनकी भी सीमाएं हैं, क्योंकि वो ठेका वही दिलवाते हैं। आजकल जो है जो देख रहे हैं जनता में, तो बड़े बड़े ठेके जो है नेशनल लेवल के, वो तो केंद्रीय सत्ता दिलवाती है,
और उनके पैसे वाले दिलवाते हैं, और जो नीचे के ठेके हैं, जो प्रदेश स्तर के हैं, वो प्रदेश सरकार दिलवाती है, और जो जिले स्तर के ठेके हैं वो मतलब जिले लेवल पे विधायक और ये डीएम सीएम सारे मिल मिला के ठेके देते हैं। और जितना नीचे को आता जाता है उसमें बेईमानी का लेवल उतना ही बढ़ता चला जाता है। आप तो रहे हैं इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, टेरी बांध प्रोजेक्ट बना होगा तो उसमें 1% भी बेईमानी नहीं हुई होगी, और ऐसे ही आप बूल की सफाई कराते हैं गांव में तो उसमें 40% तक बेईमानी पहुंच जाती है, 50% तक पहुंच जाती है। जैसा जैसा छोटा काम होता जाएगा बेईमानी उतनी बढ़ती जा रही है। दिक्कत ये है कि हमारा एक और मॉडल में हमारी दिक्कत हो रही है। ये हम जिन विदेशों की हम बात कर रहे हैं, जिनकी नकल करते हैं, उनमें कोई डोनेशन देता है तो वो सरकार को देता है, और सरकार ने वहां पे अपना जो है रेस्पेक्ट गेन की हुई है कि भाई हम जो डोनेशन हमारी जनता से आएगा वो जनता के ऊपर ही खर्च करेंगे, हम उसकी सोशल सर्विसेज पर खर्च करेंगे। यहाँ ऐसा विश्वास है नहीं। हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा था भाई 15% पैसा भी जो है नीचे तक नहीं पहुंचता, बाकी सब खा जाते हैं रास्ते। अब वो अतिशयोक्ति रही होगी या जो भी रही होगी, लेकिन बहुत कुछ सच्चाई भी है उसमें। तो अभी इसी कारण से जनता का तो विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर कि सरकार को अगर दे दिया तो वो ठीक से खर्च करेगी। और सरकार भी, जिन्हें हम सरकार कहते हैं, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरकार क्या उसके प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो खुद जो है मतलब इसमें इन्वॉल्व हो गए भ्रष्टाचार में, और मतलब उन्हें क्योंकि वो इसलिए इन्वॉल्व हो गए कि उनको आस्था और यकीन है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। बेईमानी भ्रष्टाचार वही करता है जिसे ये आश्वस्त हो कि तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरी बचत हो जाएगी किसी ना किसी लेवल पे, वो ही बेईमानी करता है। जिसको ये डर भय होता है कि साहब नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो उतना नहीं कर पाता जितना वो कर लेता है आश्वस्त होने पर। तो हमारे यहाँ ये दोहरी समस्या खड़ी हो गई। सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, और विश्वास इसलिए नहीं है कि उनके कृत्य, जो उनके प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनके कृत्य ऐसे हैं कि उन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। और ये तो हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वही सिक्योरिटी सोशल में तो डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है ना। डेवलपमेंट भी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी देता है, जितना ज्यादा विकसित होता जाएगा। अब चौधरी साहब आपकी आयु, मैं तो 76 हो रहा हूँ, आप भी इस उम्र में भी इसलिए आ पाए कि हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो पहले भी इम्प्रूव हुई, और हम जो है बहुत अच्छी मेहनत करने वाले लोग थे, तो हमें वो सुविधा मिलते ही हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया। अभी अभी जो आज की डेट में है वो सारा का सारा पैसे पर ओरिएंटेड है। आप देखो स्वास्थ्य में क्या हाल है, मतलब कहीं आप चले जाओ तो यही भरोसा नहीं कि आपकी किडनी बचेगी नहीं बचेगी, कौन सा ऑर्गन कौन साला किस तरह से निकाल ले। गरीब आदमियों के तो निकलते ही हैं, जब वो चले जाते हैं अपने कुछ हिस्से कटवा पिटवा करके और स्ट्रेचर पे बाहर आते हैं मरे हुए। और जो पैसे वाला है वो जाता है और औरों के जो अपने पार्ट रिप्लेस करा करके बाहर निकल के आता है उन्हीं हॉस्पिटल्स में। यही एजुकेशन में हाल है कि एजुकेशन आपने प्राइवेटाइज कर दी। स्तर ये हो गया कि आप इंजीनियर्स को देखें जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए हैं, उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, बस डिग्री लेकर के आ गए हैं। और जैसे आज आप करंट 1 दिन से 2 दिन से देख रहे हैं भाई, हमारा वो H1 वीजा उसने कर दिया कि भाई $1 लाख फीस दोगे तो ही मिलेगा। तो मैं तो उसमें खैर दूसरी राय रखता हूँ। मैंने अभी कहा कि भाई जो ये देश में शिक्षा लेकर के देश का खा करके और वहां जाते हैं, तो ऐसा कोई अमेरिका वाला कोई पैसा वैसे नहीं भेजता, वो अपनी इनकम जितनी उसकी होती है उसमें से 1% भी नहीं भेज पाता यहाँ देश में। ये तो बेचारे गरीब देशों में, मतलब हमारे जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, ये इसमें अरब कंट्रीज में जाकर के पैसा वैसा भेज भाज देते हैं, लेकिन और जो कहीं भी जाता है वो पैसा वैसा नहीं भेजता पाता जी। तो ये तो अच्छा है कि ये यहाँ वापस आ जाए। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, एजुकेशन का लेवल हमारा खत्म हो गया, स्वास्थ्य का लेवल हमारा खत्म हो गया, अर्थशास्त्र में आप देख ही रहे हैं कि सारी टैरिफ लग रही, ये लग रहा वो लग रहा। मैं यहाँ थोड़ा इंटरवेन कर रहा हूँ आपको कि ये सारी कहानी अपन ने पता कर ली गई है कि ये गड़बड़ है, ये बात तो पता है, लेकिन हम एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं हरलाल जी बिश्नोई को भी लेऊंगा, वो भी ब्यूरोक्रेट रहे। मैं एक रास्ता ढूंढना चाहता हूँ कि इसमें रेगुलेटरी बॉडी भी है, एजुकेशन में भी रेगुलेटरी बॉडी है, हर जगह है। अब ये ढांचा जो चेंज हुआ वो पब्लिक को पता ही नहीं। पब्लिक इतनी मतलब यूं चुप पड़ी है
कि ये उस पुराने डर्रे पे 25 साल पे, अब वो इतना बदल गया कि अब तुम्हारी जान तोते की जो है वो पिंजरे में अलग है। तुम्हारे ठेकेदार है, उस ठेकेदार को उसने ठेका दे करके कर दिया था। अब वो जो कहानी है, उस कहानी में आपके क्या सुझाव एडजस्ट करते हैं कि भाई क्या करना मैं चाहिए? जैसे यही तो कहना चाह रहा लाल हूँ। जी को मैं जोड़ूंगा, नहीं लाल नहीं, जी मैं की। 1 मिनट में चौधरी साहब मैं यही मतलब कहना चाहता हूँ, खत्म कर रहा हूँ, आप ले लें आगे, कि ये सब कैसे हो पा रहा है। ये बेईमानी, भ्रष्टाचार या इनसिक्योरिटी या सारा ये नियमित ठेकों में, ये सब इसलिए हो पा रहा है ना कि जनता को डाइवर्ट किया हुआ है, उसकी थॉट प्रोसेस ही डाइवर्ट की हुई है। और वो नेपाल का जैन जी जो है उसे ये की तरह हो जाएगा, जो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो हो गया। और वो इसलिए हो गया कि जागरूकता जो है, तो जागरूक तो देखिए, जागरूकता ही इसका समाधान है, आएगा देश में, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जागरूकता तो आनी ही है और उसके रिजल्ट भी आएंगे, मेरा यही कहना है। और इसका एकमात्र समाधान यही है कि भाई लोगों को समझ में आ जाए कि भाई क्या हो क्या रहा है, उसे पता तो लगे। वो सोचने को ठीक है, चलो सोचता ही नहीं हरलाल करता। जी, फिर मैं लादू राम जी आपको मैं लेता हूँ, आपने एड्रेस किया, फ्रांस से फूल कुमार जी भी जुड़े हैं। हरलाल जी, आप बताइए कंपेरेटिवली कि ये जो ढांचा बदला, इस ढांचे में लोग एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। ने तो रेगुलेटरी बॉडी के पास जा रहे हैं, ने कुछ कर, वही पुरानी बात, पुराना ढर्रा, टैक्स भरे जा रहे हैं, सेवाएं बिल्कुल जीरो है, पूरा प्राइवेट को देने के बावजूद भी। कम से कम हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी की सेवाएं सरकार ओढ़े। उसमें ये जो जनरेशन जेड वाले आए, चाहे हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो आए, वो लोगों को कहे कि भैया ये लाइन गलत है, तुम्हें समझ में नहीं आया कि बिजली आती कहाँ से, कैसे आती है, क्या नहीं आती, पानी कहाँ से आता है, रेल का क्या सिस्टम, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अब समझ नहीं पा रहे हैं तो पब्लिक को मतलब ही नहीं, सुनता ही नहीं, ये कर दिए। तो अब हम क्या, कौन है जो इनको पंच करे, कैसे लड़ाई शुरू करे? अरलाल जी। और फिर मैं हमारे साथ एक लादू राम जी हैं जैसलमेर से, वो प्रोफेसर हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। फिर डीपी सिंह जी को दूंगा मैं। हाँ लाल जी, आप माइक खोल के अपनी बात को रखिए। धवल जी कहीं बिजी हैं। लादू राम जी, आप अपनी बात को दो, फिर डीपी सिंह जी आप तैयार रहें। धन्यवाद साहब। मैं पहली बार जुड़ा हूँ और बहुत ही प्रभावित हूँ। और मैं जनरेशन एज का तो नहीं हूँ, पर वो मार्जिन वाला हूँ। जब जेड जनरेशन शुरू हुई उससे पहले का हूँ थोड़ा सा। और मेरा काम जो है यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ है। तो मैं जेड जनरेशन को पिछले 15 सालों से जानता हूँ कि ये क्या सोचती है और ये क्या कर सकती है, किस दिशा में जा सकती है। तो इसी दृष्टिकोण में मैं आपसे ये बताऊंगा कि जो आप बातें आप बता रहे हो, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में ये बताया नहीं जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है कि इस तरह का गवर्नेंस सिस्टम आ गया है। क्योंकि ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल आया है और इसके साथ एजुकेशन प्रणाली बनी है, उस प्रणाली सबसे पहले जो घात किया गया वो यही किया गया कि हमारा जो दिमाग है वो गिरवी खवा दिया गया है। इस शिक्षा प्रणाली ने दिमाग हमारे पास रहा ही नहीं एक्चुअली। और जेड जनरेशन से हम क्रांति की ऐसा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उतनी है होगी नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में, जैसा कि आपने बताया तो साहब, कि जेड जनरेशन से पूरा पानी आता कहाँ से, वो कहता है पानी सेंटेक्स से आता है बस, और बिजली मीटर से आती है, उसको उससे बाहर कुछ पता ही नहीं है। और कोई भी इतना धैर्यवान नहीं है और न उसको किसी को संघर्ष करने की तलब है। वो क्या कर रहा है कि बिजली गई तो क्यों अपने को टोल फ्री नंबर में कॉल करना, अपने को घर पे इन्वर्टर लाके लगा दो। ठीक है, उसकी सोच इस तरह की हो गई है। मैं खुद भुगतभोगी हूँ, जयपुर में रहता हूँ। मैंने टोल फ्री नंबर पे कई बार कॉल किया, आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन टीम कभी नहीं आती और रात को 1-1.5 बजे के बाद में आपके पास मैसेज आता है योर प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड। सुबह मैं उठ के फिर कॉल करता हूँ कि साहब मेरे पास तो टीम आई नहीं और बिजली ऐसी की ऐसी समस्या है।
आई नहीं बिजली भी, वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, आपकी कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं। और ऐसा कई बार हो चुका। और इसका मतलब ये हुआ है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि हमारी जो 1990 के बाद की पॉलिटिक्स है मोटे तौर पे, वो इसी ठेका प्रथा की पाली हुई पॉलिटिक्स है। ये आप देखेंगे कि जो 1990 के पहले के पॉलिटिकल फोर्स थे, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, छात्र यूनियन, और आपका शहरों में जो रेडी पट्टी लगाने वाले यूनियन थे, इन सबको गायब कर दिया गया। कॉर्पोरेटाइजेशन इस तरह से हुआ कि नेता को कह दिया गया कि आप हमें ठेका दीजिए, विधायक बनने से पहले और एमपी बनने से पहले ये तय करते हैं कि बाद में होगा क्या। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ऋतिका खेड़ा की किताब आई है रेवड़ी या हक, सामाजिक न्याय का एक नजरिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण। उन्होंने पाया मिड डे मील योजना जो कि एक सोशल सर्विस है ना, सोशल वेलफेयर की स्कीम है, उसमें उस समय जब हम इन्हें ये पढ़ा कि चिपकलियां गिर जा रही है, कभी मास्टर कह रहे हैं हम घुघरी नहीं बना रहे हैं, क्या कोई दिक्कत हो रही है, तो भारत के लगभग सभी एमपी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चिट्ठियां लिखी कि आप फोर्टिफाइड बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसकी जगह। और आरटीआई से जब बाद में पता चला कि ये ऐसा क्यों किया एमपी ने, तो पता चला कि ये पूरा बजट 800 करोड़ के आसपास का था, और फोर्टिफाइड बिस्किट बनाने वाली एक कंपनी ने लेटर ड्राफ्ट करके एमपी को दिया कि आप तो ऐसा सुझाव दीजिए साहब, देखिए इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज्यादा है और इस मास्टरों की डेली की माथाकोड़ी खत्म हो जाएगी, इधर उधर ये जो घुघरी बनाने की नौकरी लगाने की पंचायत चल रही ये भी बंद हो जाएगी। आप देखिए कि खेल कहाँ तक हो रहा है, जनता की इमेजिनेशन ही नहीं है। और जैसी शिक्षा आप दे रहे हो, ये शिक्षा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हमें देनी चाहिए, जबकि हमें भी ऐसा करिकुलम डेवलप करके दे दिया गया है। ठीक है लालूराम जी, मैं और काफी वक्त है मेरे पास में, हम आपके और जुड़ेंगे, आपसे और भी सुझाव लेंगे। डीपी सिंह जी साहब, आप, हाँ डीपी सिंह जी, आप पंचायत से जुड़े हुए हैं, गांव को आत्मनिर्भर की कहानी है, ग्राम स्वराज्य की कथा चल रही है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर आपके काम को गिरवी दे दिया गया किसी और को। आपके 29 विषय जिसमें आपको चलाना था, आपसे कोई लेना देना नहीं। बिजली आपकी होगी, 29 विषय में आप पढ़ोगे तो सारा ढांचा आपके पास। अब ये हुआ कैसे आपको पता ही नहीं लगा, और आप यहाँ पे अध्यक्ष बने घूमते रहे यूपी में। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये ढांचा बदला कैसे। जैसा इन्होंने लालू जी ने कहा ना, ये बात सही है कि ये पीछे से मंगाते हैं। बिजली के मामले में जैसे मैंने पहले बताया ना, वहां पे वो डिमांड क्रिएट करवाते हैं जबरदस्ती कि हमें बिजली 8 घंटे दो, अरे तुम्हारे 4 घंटे का भाई पानी नहीं है क्यों दो। तो ये इस तरह के नाटकबाजी नीचे से किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर और ये कोकास और ये रेगुलेटरी बॉडी और ये मिलके सरकारें जो ढांचा खड़ा कर रही है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। डीपी सिंह जी, इसमें आप क्या बात करेंगे? फिर मैं हरलाल जी जुड़ेंगे तो ठीक है, वरना रामनारायण जी को लेके फिर फूल कुमार जी के पास जाऊंगा, वो फ्रांस से, उनके पास टाइम मैनेज कम होता है। सबको नमस्कार। अगर एक ही लाइन में समय ना हो, एक ही लाइन में बात कहनी हो, तो मैं एक लाइन में कह दूं या विस्तार से बात करूं? नहीं, आप 5-7 मिनट में अपनी बात को रखिए, क्योंकि आपके पास पिन पॉइंटेड बात है। ग्राम पंचायतें सर्विस सेक्टर का सर्विस क्यों दे रही है, सरपंच क्यों सर्विस दे रहा है, कारण ही समझ में नहीं आया। गांव वाले क्यों दोष पाक कर रहे हैं और पंचायत ही किसी और की है। डीपी सिंह, देखिए मेरा जो कहना है, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलिए, आप आ रही है। देखिए, एक लाइन में अगर बात कहनी हो तो राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट मुख्य कारण है इसका, उसमें सब आ जाते हैं, हम भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है, अगर इन पे चेकिंग पॉइंट, सुपरविजन, सुपरवाइजर रखे जाते हैं तो वो अपना काम न करके हिस्सेदार हो जाते हैं। सार्वजनिक संस्थान जितने भी प्राइवेटाइजेशन जिनका हुआ है, इनमें सरकार ने पैसा भी कमाया, जनता को सुविधाएं भी खत्म कर दी और टैक्स में ज्यादा सी छूट नहीं करी। भाई वो मेरी सुविधा का अगर हनन कर रही है, कटौती कर रही है, तो मुझे
मेरे टैक्स में भी तो कुछ रिलीफ मुझे दे, उसके बदले में क्या दे रही है? कुछ नहीं। जैसे 100 करोड़ रुपए का ठेका अगर मिलता है तो उसमें 20% डेवलपमेंट तो ठेकेदार को मिल जाता है, जो मटेरियल खरीदता है उसका एडवांस पेमेंट हो जाता है। हम छोटे मोटे ठेके लेते हैं, 25-30% तक तो वो साला कमीशन ही देते हैं, और 10% की एफडी लगती है। बिलो डाल दिया तो उसकी एफडी लगेगी। और ऐसे तमाम मामले हैं, जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे सरकार योजनाएं बनाती थी। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा बहुत प्राइवेटलाइजेशन तो होना चाहिए, 50% से ज्यादा ना हो, ताकि भी उसमें प्रतिस्पर्धा होगी। अब ये 100% सारी चीजें प्राइवेट करने जा रहे हैं, शिक्षा भी, तमाम चीजें जैसे भी हो रहा। जैसे एक बात आई थी पंचायत से जुड़ी बात मैं बताता हूँ। जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचते हैं गाँव में, 15% ही पहुंचता है। तो आप जब 4 कटोरियों में दूध डाल दोगे तो 3 में लगा रह जाएगा नहीं? तो जैसे जैसे केंद्र से राज्य पे, जिले से टुकड़े जगह जगह होता आता था, तो वो वहीं से कटौती उसकी होती चली जाती थी। अब रही बात ये कि हम सरकार हमें दे क्यों? हम तो किसी श्रेणी में आते ही नहीं, हमें तो कर चाहिए। और जो व्यापारी वर्ग है, पूंजीपति हैं, वो करते हैं एफडी वो ऐसी करते हैं कि पैसा तो मैंने खर्च कर दिया, मैंने पार्टी को चंदा दे दिया, लेकिन वो इसका जो बेनिफिट मुझे देगी एडवांस वो कर देते हैं। हमारे पास अपना पेट पालने को नहीं है तो हम दे किसे क्या दे? तो हम तो हाथ फैलाने वाले हैं, मांग करने वाले हैं। जहां तक मांग करने की बात है, हम क्या क्या मांग कर लें? रहती है अवेयरनेस की बात, अवेयरनेस हो जाए, जो काम आप कर रहे हैं अवेयरनेस ही हो रही है, लेकिन इसका रास्ता प्रजातंत्र में तो है नहीं। कोई धरना प्रदर्शन डंडे लगते हैं। अब वही रह गया नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का रास्ता। मैं आपको थोड़ा इंटरवेन करके 2 बातों पे टोक रहा हूँ। एक तो बात यह है कि हिस्सेदारी तो इनकी इसलिए है कि इनका अपॉइंटमेंट सरकार करती है, इसलिए बेचारे वहां चुपचाप हिस्सा नहीं ले तो भी पड़े रहते हैं, क्योंकि साधन मिल जाता है। अब रहा सवाल के ये जो बात है ना, ये एक मांग करने वाली बात। यहां से मेरा ऑब्जेक्शन है कि हम मांग करें किससे? सर्विस तो पूरी किसी आदमी को देती, लिखित में देती, कोर्ट को कह दिया तो इसका ध्यान रखना, रेगुलेटरी बॉडी को कह दिया ध्यान रखना। ये गलती जनता की हुई कि जनता चुपचाप पड़ी रही। वो नेता के पास गई, नेता ने तो काम पल्ला झाड़ दिया पहले दिन ही। उसने तो एक ठेका किया, ठेका करके एक व्यक्ति के गले में डाल दिया, रेलवे तू संभाल, शिक्षा तू संभाल, हॉस्पिटल तू संभाल। अभी वो धर्मेंद्र आंचला जुड़े हुए, वो मैं उनसे भी व्यू लूंगा। बेसिक बात ये है कि ये पूरा ढांचा एक आदमी के पास जा रहा है, सारी सेवाएं उसको दे दी। अब सेवाओं को रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल बोर्ड के द्वारा हम कैसे रेगुलाइज कराएं, ये हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। हुआ वो सबको पता है, सेवाएं दे दी किसी को, भाई तू कर। आप किसी आदमी को कोई सेवा दे दो, अब सेवा में कमी, हु इज रेस्पॉन्सिबल, इस पे आप अपनी टिप्पणी रखें डीपी सिंह जी। फिर मैं हरलाल जी को लेकर के और पूर्ण कुमार जी के पास जाऊंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने व्यवस्था तो दे दी कि हम ये सुविधाएं देंगे। अब ये सुविधाएं नहीं देती तो हम जाए कहाँ? वो रास्ता भी तो हमारे लिए बंद है। किसी कोर्ट में चले जाओ, सुनता कौन है? आप प्रजातंत्र व्यवस्था में रह रहे। आपको ऐप दे दिया कंप्लेंट के लिए, आपको कानून बना के दे दिया RGDPS के तहत आप संघर्ष करो, आपको कोर्ट दे दिया, नहीं माने तो आपको ट्रिब्यूनल दे दिया, आपको रेगुलेटरी बॉडी दे दी। अब आप इसमें सोए हुए हो तो सरकार क्या करे इसमें? हाँ बिल्कुल, ये तो है। आपको सिस्टम दिया ना, आपको, आप करो ना इसमें। वो मैं कहता हूँ, वो तो बिल्कुल भागीदारी है, वो तो जिम्मेदारी हमारी भी है। ऐसा नहीं है सारा दोष केवल सरकार का है। हम भी दोषी हैं उसमें। हम उपयोग करना जानते ही नहीं, हम उसका लाभ भी लेना नहीं जानते।
और अगर लाभ लेने की बात भी करते हैं तो कितने लोग करते हैं, एक आदमी की तो सुनी नहीं जाती, ज्यादा लोग जुड़ते नहीं है, ज्यादा लोग ना जुड़ने की वजह से वो अकेला भी पीछे हट जाता है। पीछे हट सब जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, खूब बढ़िया बातें कर रहे हैं, हमने तो जीवन में भी ऐसी सुनने को नहीं मिली थी। कितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने गिने चुने एक दो घट जाता है, एक दो बढ़ जाता है, बस। हर प्रयास करके देख लिया मैंने तो, जमीनी स्तर पर देख लिया करके, जब कुछ लेने की बात आती है तो लोग जुड़ जाते हैं। और जो मतलब पहले वक्त देने की, पैसा खर्च करने की बात आती है जहाँ, वहां लोग दिखाई भी नहीं देते। थैंक यू, बस और ज्यादा मैं क्या कहूँ। चलो, बात आपकी बड़ी जेन्युइन है, जुड़ते नहीं। कहीं न कहीं ये अवेयरनेस सरकार के द्वारा कमी रही, लोगों को बताया नहीं गया कि तुम्हें। अब नियम ये है, मैंने एलएलबी की है, नियम ये है कि हर भारत में जन्मने वाला नहीं, पेट में बच्चा है, उसको भी भारत के पूरे संविधान और कानून की जानकारी होनी चाहिए। आप किसी को गोली मार के कह दो, कैसा मुझे क्या पता था गोली मार से जेल होती है। आप कह दो रेल में टिकट लेना है, मुझे क्या पता था रेल में। यू हैव टू नो, आपको जानना चाहिए। ये संविधान में जूरिस्प्रूडेंस की पहली लाइन है, जहां भी आप रहते हैं उसके कानून पूरे आपको पेट में आते ही पता होने चाहिए। जिस अब दिन बताओ से कैसे राष्ट्रपति के चलेगा। दस्तखत हो जाते हैं, सरकार मान लेती है कि हम पूरे देश को पता लग गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे हाँ, जाने। चलो हरलाल जी, आप यदि कह सके तो फिर मैं फूल कुमार जी से कुछ अलग तरह की टिप्पणी लूं। हरलाल जी, हरलाल जी शायद कहीं बिजी है। डीपी सिंह जी, आप माइक बंद करो। अरे सर, बिजी तो नहीं, पर मैं यहाँ नेटवर्क में हूँ नहीं, इसलिए आगे करो, मैं सुन रहा हूँ, कभी सुन रहा है। ठीक ठीक है। ओके। फूल कुमार जी, मैं आपसे इसलिए मैं आप जुड़ गए, अच्छा हुआ कि आप जिस थीम पे काम कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्विस सेक्टर पहले भी था, जैसे आप उजमा में काम कर रहे हो, एक सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा था। लोग कुछ थे उनके प्रति लायबल थे, उनकी बेटी शादी ब्याह दूसरा सोशल सिक्योरिटी सब मेंटेन रखते थे। सरकार आई, सरकार ने कुछ ऐसे सिस्टम, पहले रेगुलेटरी बॉडी के अंदर खाप होती थी या जो भी पट्टीदार होता था, हमारे यहाँ जो भी लोग होते थे वो रेगुलेटरी बॉडी थी। एक अजीब तरह का नहीं के, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरी दुनिया सोशल सिक्योरिटी में थी। अब उस सोशल सिक्योरिटी को आमूल चूल परिवर्तन किया गया सरकारों के द्वारा। हमें कहा गया ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की गई, उसके अंदर सारे ढांचे और कानून बनाए गए, सब कुछ कानून में है। मैं पढ़ता रहता हूं इसलिए मुझे पता है। अब उसके अंदर कुछ क्ल्यू ऐसे हैं कि जो जानकार आदमी, ठेकेदार आदमी उसमें अपना नफा ले लेता है, भोले आदमी उसके अंदर पड़े रहते हैं। पहले ये धोखाधड़ी नहीं थी। जो उजमा के कंसेप्ट की बात है, उसमें ये धोखाधड़ी नहीं थी। जो आदमी काम करता था, सर्विस देता था, सर्विस लेने वाला आदमी और सर्विस देने वाला आदमी बहुत ही जिम्मेदार वे में काम करते थे। अब दोनों तरफ पे भी प्रॉब्लम आई है, तो भविष्य किस तरफ बढ़ रहा है। आप बाहर रहते हैं, आप सर्विस सेक्टर में है, वहां आप उसके बारे में भी अपनी अब टिप्पणी दें कि भाई सर्विस सेक्टर को यहाँ मेंटेन से फ्रांस में कर रखा है। फूल कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। टॉपिक पे तो मतलब हालांकि जो मैंने पढ़ा आपका कि इन्होंने प्राइवेट कर दिया है और सेक्सुअल सिक्योरिटी भी ये प्राइवेट हाथों में देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो खतरनाक, बहुत खतरनाक मॉडल है। क्यों? कारण एक सबसे बड़ा मैं बताता हूँ कि मेजोरिटी में माइनॉरिटी यहाँ रूल कर रही है इंडिया में। मेजोरिटी में माइनॉरिटी का मतलब है 1.5% जैनियों के पास सारी पूंजी चढ़ा दी गई है। ये लाइव में तो नहीं जाएगा ना, ये रिकॉर्डिंग में जाता तो मेरा काट दियो ये पार्ट। 1.5%, आधी परसेंट जैनियों के पास सारी प्रॉपर्टी चढ़ा दी गई है, जिनको हम फंडी बोलते हैं। वो हम मेजोरिटी में माइनॉरिटी हैं। तो माइनॉरिटी को मेजोरिटी पे अपना रूल कायम करने के लिए सारे अनएथिकल रास्ते अपनाने ही पड़ते हैं। कई हमारे में ऐसे बोले हैं बेचारे जो सारा दोष अपने ऊपर लेके नहीं सोचे हैं भाई हमारे सिस्टम में कमी है, हमारे कल्चर में किनशिप में कमी है। आपके कल्चर किनशिप में कमी होंगी, लेकिन इनसे ज्यादा खूबियां भी हैं जो ये माइनॉरिटी
मेजोरिटी के अंदर जो माइनॉरिटी वाले आप पे राज कर रहे हैं, और आपको डराते किसका हवाला देके हैं, जो दूसरे धर्म की माइनॉरिटी है उनका। सारा मॉडल ये है, और इस मॉडल के बहुत खतरनाक मतलब इतने खतरनाक है कि पहली तो बात ये मॉडल धरती पर कहीं एग्जिस्ट करता नहीं। दूसरी बात ये सबसे गुलाम प्रवृत्ति का मॉडल है, सबसे ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन लोगों में रहता है। इतने ज्यादा इंफीरियर होते हैं ये कि ये क्योंकि देखो एक प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का, जितनी ज्यादा इंफीरियरिटी रहेगी उतनी ज्यादा वो बंदा क्रूरता पे आएगा, क्योंकि उसको अपनी इंफीरियरिटी दबानी होती है, अपने आप को एहसास में रखना पड़ता है कि मैं भी बाकियों के बराबर हूँ, तो फिर उसके पास तरीका वही बचता है। दूसरा, इसके बाद तीसरा जो मॉडल है वो है जो वर्णवाद के तहत 4 वर्ण में आप लोगों को 4 बाड़ों में बांट के ये सोचते हैं कि ये इस बाड़े में आ गया, ये इस बाड़े में आ गया, ये इस बाड़े में आ गया। अभी 5-10 साल का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पुरखे कभी इस बाड़े में पड़े नहीं। लेकिन इस बाड़े की थ्योरी क्या है, ये आप हमारे अंदर चारों विचार हैं, आपके अंदर खुद के अंदर आप ब्राह्मण भी अपने, आप अपने क्षत्रिय भी अपने, वैश्य भी अपने, शूद्र भी हो। लेकिन जिस वक्त आप इनमें से एक चुन लेते हो, उसी वक्त आप अपने साथ भी अन्याय करते हो और ये खुद भी अपने साथ अन्याय करते हैं। कारण, क्योंकि 25-25% चारों में पार्ट हो गया आपका, आप में चारों चीजें हैं, आप 25% आपका शरीर और आपकी जो सोच है वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। लेकिन जैसे ही आप इनमें से एक बाड़ा चुनते हो कि मैं तो जी क्षत्रिय हूँ, बस इसका मतलब ये हो गया आपने अपने ही अस्तित्व का 75% अपने आप ही इनकार कर दिया कि बाकी मेरे अंदर है ही नहीं कुछ। उसमें फिर क्या होता है, जब आप 25-25% वाले सामने जाते हो, तो जो ये सबसे ऊपर बैठा है, जो अपने आप को सवर्ण कहता है, ये फिर चालाकी से आपका वो 25 के बाद जो 75% बच गया, वो सारा अपने ऊपर लेता है। उसका ठेका मतलब अक्कल का जो ब्राह्मण वर्ण का जो पोर्शन है, वो सारा ठेका इसका हो जाता है। यानी आपने अपना 75% दे दिया उसको। अब उसके बाद आप सोच के देखो, टोटल अगर चारों वर्ण हैं उसमें बाकियों पे 25-25 रह गए, 75 ये अपने ऊपर चढ़ा गया। तो फिर इसका मतलब क्या है? उसको जस्टिफाई करने के लिए वो 25% तो उसके अंदर सिर्फ अक्ल है। अब 75% तो उसके अंदर भी तो नहीं है ना, उसने भी तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र को त्यागा हुआ है, तो वो भी 25% बच गया। तो वो उसके पास अक्ल चढ़ गई ज्यादा, और वो अक्ल चढ़ी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। और फिर जब वो होता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो फिर ये प्रोपेगेंडे चलते हैं कि जी हाँ, तो जन्मजात सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सारा सौदा हमारा है, ये है वो है, शूद्रों का तो हम बलात् कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और खास बता दूं बात मैं क्षत्रिय में और शूद्र में सिर्फ इतना फर्क मानता हूँ कि जो शूद्र है वो जो है वो डिप्रेस्ड, मतलब वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड शूद्र कह लो उसको। और जो क्षत्रिय है वो भी शूद्र ही है, बट कौन सा? ग्लोरीफाइड शूद्र। अब शूद्र के बारे ये कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हम शूद्र का बलात्कार हर सकते हैं, उसका मकान, प्रॉपर्टी, बच्चे भी, मतलब उसका सब कुछ हमारा हम ले सकते हैं। ये कहते हैं ना, जो वो सवर्ण में अपने आप को जो मान के बैठे हैं। तो इस बात का मतलब एक और नोट करो, जो क्षत्रिय है उसका भी तो इन्होंने टाइम टाइम पे सब कुछ हरा है, उसका मान सम्मान हरा है। अब जितने भी हिंदी फिल्में हैं उनमें खासकर जो 60, 70, 80, 90 दशक की फिल्में हैं, सब में दूसरी फिल्म में ठाकुर ही विलेन दिखाया इन्होंने। तो वो रेपुटेशन किसने बिगाड़ी? इन्होंने बिगाड़ी क्षत्रियों की। उसके बाद ऐसे ही 562 रियासतें थी, मेजोरिटी इसी कैटेगरी थी, सारी हटा के अपना सरकारी सिस्टम ले आए और आज वापस वहीं जाना चाहते हैं। मतलब जब नई संसद बनती है तो तमिलनाडु से उठा करके वो संगोल ला करके रखा जाता है, जो राजशाही का प्रतीक है, तो अब वापस वहीं लेके जाना चाहते हैं। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसमें थोड़ा हो गई बात, मुझे फिर मैं आपको खत्म कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या जहां है वो पकड़िए, पहले अपने आप को इस सिस्टम, जो ये मतलब लीगल सिस्टम तो छोड़ो, पहले इस जो कल्चर के लेवल का सिस्टम है ना, इसमें अपने आप को बचाइए। अपना जो 100% आपको प्रकृति ने हाँ, दिया बस दिया, आप उसकी रक्षा कीजिए वहीं आ पहले। गए। मैं वही पूछ रहा था कि हमें लीगली एम्पावर्ड किया हुआ है, हम किसी भी वर्ण व्यवस्था नहीं, लीगली एम्पावर्ड किया गया है। सोशल स्टेटस उसमें अंदर कहीं प्लस माइनस जो भी हुआ होगा पुराने टाइम और अब टाइम में, लीगली एम्पावर्ड एक आदमी भारत का, वो आदमी अपने राइट को, अपनी बात को, और इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन, जेन जेड जैसे लोग, इसके बावजूद हम ऐसा एक कोने में खड़े हैं। इंडिया में जेन और जेड नहीं होने वाला कभी भी, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होने वाला।
जेड इंडिया में, नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे कहीं हो, इंडिया में नहीं, नहीं बात होने में वाला। नहीं हो तो कोई ऐसी मैं बता रहा हूँ, जरूरत रीजन नहीं बता रहा हूँ है, सर जेड आपको, नाइक भी नहीं है, रीजन ये बता तो रहा नशे हूँ। में डूबे पड़े हैं नहीं हमारी नशा जेन नहीं, जेड अरे तो। सुनो तो यार, रीजन दे रहा हूँ। किसान आंदोलन में इतना झक मारने के बाद भी एक ही कम्युनिटी खड़ी हुई, बाकी किसान कहाँ थे? तो जब सारा सिस्टम यहाँ का, वही तो कह रहा हूँ, जो असली प्रॉब्लम है सोशल लेवल पे, चतुर्थ चार वर्णीय व्यवस्था में बांट के आपको ये मतलब निफराम बैठे हैं, ये इनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसे लोग खड़े भी होंगे तो धड़ों में खड़े होंगे, उन धड़ों को तो आराम से दबा लेंगे। इकट्ठा खड़ा होने का सिस्टम तो भूल ही जाओ। खासकर कोई चमत्कार अगर हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं होने वाला कुछ भी ऐसा। थैंक यू। चलो धर्मेंद्र जी, अब आप सबको सम अप करते हुए 5 मिनट में एक बात रखिए कि एक बात तो ये आती है कि भाई सरकार की नियति बंच ऑफ थॉट को पढ़े या किसी को पढ़े या इनकी बात को सुने या किसी की भी सुने, जो भी सेवाएं हैं, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु आज सेवाओं के ऊपर, जो भी सेवाएं हैं वो एक जगह जाकर केंद्रित होकर के ठेके में परिवर्तित करके सारा हमें रेगुलर, हमें बहुत कुछ पावर एम्पावर्ड किया गया विधि के द्वारा। तुम देखो वहां जाओ, वहां शिकायत करो, उसको को उसको को। हमने रास्ते वो चुने ही नहीं। अच्छा चुने क्या, वो इतने महंगे हैं या इतने टिपिकल हैं कि आम आदमी उसमें नहीं हो पाता। डीपी सिंह जी ने कह दिया कि हम एक होते ही नहीं, आप 4-5 आदमी मिल लेते हैं, अपने बात कर लेते हैं, हम उस लाइन को पकड़ ही नहीं पाते। फैक्ट ये है कि हम जिस चीज के लिए पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, सारी व्यवस्था भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, न नौकरी लग रही न कुछ हो रहा है। इस स्थिति को यदि हम देखें तो क्या ये देश उस लाइन पे जाकर के ठहर जाएगा पूरा का पूरा? एक आदमी सर्विस सेक्टर को कंट्रोल करके अपनी बात को रख लेगा, या हम इस लीगली पड़पचबाजी में पड़पचार करके और अपना सिर फोड़ के बैठ जाएंगे कोने में बन के कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? तो ये इस पे क्या कहेंगे आप धर्मेंद्र जी? जी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और सभी जो सज्जन है वो साधुवाद के पात्र हैं कि अपना वो अति शानदार व्यू रख रहे हैं। इसमें थोड़ा सोचने की बात यह है कि अपन जब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं ना कि ये सारी चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दी जा रही है, यहाँ पे थोड़ा हमें भी नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दी जा नहीं रही है। ये चेहरा अलग है और मोहरा अलग है। ऐसा जैसे अपने को दिखता है कि यार चेहरे अलग अलग कर रखे हैं, जबकि एक ये सत्ता के माध्यम से सब कुछ अपने हाथों में ले रहे हैं। आपने जैसे ये बात करी कि अभी शायद फूल कुमार जी ने बोला था ना, सिंगोल वाली बात है कि इन्होंने क्या कि पहले राजशाही को भी बदनाम किया और अब वही ला रहे हैं भाई सिंगोल लेके आ गए। उस वक्त रियासतें होती थी, टुकड़ों में बटे हुए थे। आज ये उसका रूप जो बिल्कुल एकदम प्योर रूप लेकर के आ गए कि सारा ही अपने काबू में कर लिया है। जहां तक बात है जानकारी की, कर्तव्य और अधिकारों की जहां आती है तो हमें हमारे अधिकारों का मालूम नहीं है। इसमें क्या हुआ कि जो ही देश आजाद हुआ तो हम जो मेहनत कश था, वो जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, या देखो ओरिजिनल में तो 1857 की आजादी की क्रांति थी, उसमें 4-5-6 महीने कुछ देश आजाद भी रखा था उन्होंने। उसके बाद में तो सारे षड्यंत्र हुए। तो जो ओरिजिनल लोग हैं या जिनके दिल में है या जिनको आप मूल भारतीय भी कह सकते हैं, जो यहाँ का जो आम आदमी है, जो भारतीय है, उसने तो उस मतलब कुआरी में हम आजाद हो गए और इन्होंने पीछे से षड्यंत्र कर लिए। तो सारा का सारा आजादी के कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चलता रहा। हालांकि मामला तभी से शुरू हो गया। उस वक्त जो टैक्स लगे थे, क्या वो अब वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि जो जो हम आगे उन्नति कर रहे हैं तो हमारे टैक्सेस कम होने चाहिए। और ये क्या है कि अब इस सरकार नहीं कह सकती, वर्तमान में जो सरकारें हैं इनको सरकार कह ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र है और कुछ नहीं है। अब बच्चा जो है वो न कोई लोकतंत्र बचा है, सिर्फ लूट तंत्र है। और लूट तंत्र का एक ही इलाज है, सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना ही कर लो। और समस्या क्या है, इन्होंने जो सारी चीजें अंग्रेजों के मत्थे मंड दी,
जबकि ओरिजिनल में अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिए, हमें जागरूक किया, हमें ये एहसास कराया कि तुम भी इंसान हो। हम तो इंसान की मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम भी इंसान हैं, जबकि इन्होंने उल्टा कर दिया। होना ये चाहिए था कि इन्होंने, जैसे अभी फूल जी ने ये भी कहा कि भाई इन्होंने सिर्फ इनको ठाकुरों को जो 80-90 के दशक में थी तो उसमें ठाकुरों का बता दिया कि भाई ठाकर ये किया, ठाकुरों ने वो किया, इन्होंने ठाकर को वैसे खलनायक के रूप में। जबकि ओरिजिनल में होना ये चाहिए था कि जो धर्म का ठेकेदार है, खलनायक वास्तव में वो है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, रियली में कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी मान लीजिए आप राजनीतिक आजादी भी, ये हमें जो मिल रही है वो शारीरिक आजादी, राजनीतिक आजादी भी आप प्राप्त कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं होना जब तक आप सामाजिक आजादी प्राप्त नहीं करते। और सामाजिक आजादी है वो है तो बहुत सरल, मगर हम उसको उस तक हमारा सोचना हो ही नहीं रहा है, हम सोच नहीं पा रहे हैं। क्या हमें सामाजिक, हम पहली बात तो है कि हमें ये मालूम चले कि क्या हम मानसिक गुलाम है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब अभी बात चल रही थी भाई जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट कर रखा है। हम जब ये मानेंगे कि नहीं हम इसका हिस्सा नहीं है, हम हैं जो मूल भारतीय हैं, देश हमारा है और सत्ता भी हमारी होनी चाहिए, तो फिर सत्ता दूसरों की क्यों? तो कहीं ना कहीं इसमें जो लोकतंत्र के जैसे चारों स्तंभ बताए गए हैं, इनकी चारों की ही कमी है कि चारों में से किसी ने भी कभी भी आजादी के बाद में तो गारंटी के साथ में कि कभी भी अपना काम किया ही नहीं। धर्मेंद्र जी, मैं इधर मोड़ूं आपको, यदि मैं चाहता हूं, क्योंकि आज हम सर्विस सेक्टर पे है, हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो मैक्सिमम हम लोग हैं, देश की आजादी कराने वाले लोग हैं, किसान था या मजदूर था या जो भी लोग हम थे। अब हम तो बिल्कुल एक तरफ कोने में हो गए यार, वो दुकान ही कोई और कर रहा है, वहां कुछ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल साइड में हो गए। क्या हुआ? कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई? कौन से कानून बिल्कुल बनते दिखे, ऐप दिखे, सारा ढांचा दिखा, अच्छा सा लगा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। हमारा जो मुद्दा था वो ऐसे कैसे चला गया है, हमें पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ गए, होना क्या था ना हो क्या गया हमारे साथ। हम तो एकदम कोने में जाके बैठ गए, और वो सर्विस सेक्टर जिसको कि हमारा मुख्य काम था, उस सर्विस सेक्टर को आपकी खेती ठेके पे हो गई, आपका सारा हो गया, तो क्या हुआ आखिर? तो धर्मेंद्र जी इस पे भी अपनी बात को रख करके समाप्त करो, फिर मैं किसी और भगवान जी, आपने कहा था कि ऐप है, आपके सारे साधन हैं, आप यदि कोई आपके साथ मान लीजिए कोई गड़बड़ होती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। मगर एक कभी कभार आप ये बात करते हैं कि किसानों से रिलेटेड जब बात होती है तो आप डाटा की बात करते हैं कि आपके पास में डाटा है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात है कि मान लीजिए वो डाटा किसके हाथों में, अब जैसे डीपी सिंह जी ने कहा कि वो कह रहे थे कि भाई हम ऐसा करें, मान लीजिए हम आपकी बात एक बार को लिए मान भी लेवें कि इन्होंने हमें सर्विस सेक्टर का दिया, अब उसके बाद में जैसे कोई सर्विस की बात आई और उसके बाद में ऐप बना दिया, हम उसकी शिकायत कर सकते हैं और न्यायालय तक जा सकते हैं। मगर जाएंगे तो वो कहाँ, किसके पास जा रहे हैं? हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। हम उन्हीं के पास में जा रहे हैं जो हमें लूट रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कोई नहीं है, जिस दिन ये समझ में आ गया कि हमारा कोई नहीं है और हमें सर्विस सेक्टर क्यों, हम सत्ता सेक्टर क्यों नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ सर्विस सेक्टर में नहीं उलझ के रहे। हम जिस दिन ये कहते हैं कि सत्ता का जो मेन केंद्र है, मैं यही तो कह रहा हूँ, सर्विस सेक्टर की ही सत्ता होनी चाहिए। जो मुख्य रूप से लोग थे वो कोने में आ गए और ठेकेदार घुस गए बीच में, दलाल आ गए, नेता के नाम पे आ गए, और हम बिल्कुल कोने में घुस गया। गांव का, किसान का, गरीब का कहीं अता पता ही नहीं रहा। वो सिर्फ कटोरे ले पकड़ा दिए बैंक लोन लेने के लिए। अब ये स्थिति ऐसी बनने के पीछे एक क्या ढांचा हुआ, क्या षड्यंत्र रहा? ये पॉलिटिक्स जो है ना, भारत में जो पार्टी पॉलिटिक्स है सबसे बड़ी इसमें ये जिम्मेदार है। अब संविधान में पार्टी पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है, प्रतिनिधित्व है, वो वर्ग का प्रतिनिधित्व है। जैसे SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, ये वर्गीय प्रतिनिधित्व है। इन्होंने क्या किया कि पार्टी पॉलिटिक्स ला करके अपने अंदर इनको समाहित कर लिया। जितने भी वर्ग है ना, उनको कह दिया कि नहीं हम ही आपकी बात रखेंगे। टिप्पणी ले लूं मैं, फिर बाद में जाता हूँ। डीपी सिंह जी, आप इस पे 1-2 मिनट में टिप्पणी दो
कि क्या हुआ कि हम कोने में घुस गए, सत्ता किसी और के हाथ में हो गई, हम कहीं नहीं रहे, प्राइवेट के हाथ में ढांचा रह गया, हम सर्विस करने वाले हम ही लोग थे, हमें ठगा गया, इधर उधर करके कोई कुछ नहीं मिला, और हम गए, सत्ता से भी गए और वहां से भी गए, हमारी वैल्यू ही नहीं रही। डीपी सिंह जी। लेकिन मॉडल ही ऐसा है, और सवाल इस बात का है कि जो जब देश आजाद हुआ था तो मिनिमम प्रजातंत्र की सोची थी कि इसमें आगे प्रोग्रेस होती जाएगी, इसको बढ़ाया जाएगा। वो मिनिमम का भी 0 हो चुका है। जो चीजें संविधान में दी थी, एक भाई बहुत परिपक्व प्रजातंत्र लागू इसलिए नहीं हो सकता था कि शुरुआत में या कोई भी देख लो, गांव में भैंसा या बछड़ा भी हिलाते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा करके हिलाते हैं कि पहले मिनिमम चीज रख लो, फिर इसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जो था वो भी पर्याप्त था, अब तो वो 0 हो गया। जाए तो जाए कहाँ, किससे मांगे, और मांगे भी तो अब वो मांग जो आप सोच रहे हैं वो मेरी नजर से तो खत्म हो गई। अलावा क्रांति के इस देश में परिवर्तन आना अब कोई राह ही नहीं। देखो, गांव पंचायत की बात बताऊंगा। गांव पंचायत चुनेगी, एक सेकंड केवल एक सेकंड सुन ले मेरी बात। मैं सोहनलाल जी के पास में जाऊंगा फिर केवल एक सेकंड सुन ले। गांव पंचायत चुनेगी तो पंचायत गई भाड़ में, अकेला मुकदम बन जाता है प्रधान। विधानसभा चुनी गई तो सारा मामला अलग, अकेला मुकदम रह जाता मुख्यमंत्री। ऐसी केंद्र में अब इसने जो चिंता करी है, इसने संसद का ही मुकदम नहीं, इनने तो सारे इंस्टीट्यूट ही अपनी जेब में रख लिए। अब सत्ता के विरोध में आप चले कहाँ जाएंगे, सुनने वाला कौन है? थैंक यू। चलो फूल जी, आप क्या अपनी 2 मिनट में अपनी टिप्पणी रखो, फिर लादू जी जुड़े हुए हैं, फिर मैं सोहनलाल जी को लेऊंगा। 15 मिनट है मेरे पास में, तो 1-2 साथी और भी बीच में एडजस्ट करूंगा। फूल जी क्या टिप्पणी कहेंगे? टू दी पॉइंट यदि बात करनी पड़े कि मैं क्यों साइड में हो गया, सत्ता धर्मेंद्र जी के सत्ता क्या, हम तो कोने में कटोरा लेके खड़े हैं। नहीं, मैं साइड में होने वाली बात पे मैंने जाना ही को नहीं, जाना उड़ा है जरा साइड में होने वाली बात का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन ये है कि हमारा जो समाज है वो सेमी ऑर्गेनाइज्ड समाज है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड 3 तरीके के होते हैं। बाकी दुनिया का ठेका ठाना छोड़ो, अपना जो किसान समाज है, चाहे उसमें कोई सी जाति है, अपने कल्चर में जो कॉमन चीज है उस पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। जिस दिन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ये जो माइनॉरिटी वाले मेजोरिटी में रह के आप पे रूल कर रहे हैं, उनको आप आराम से साइड कर पाओगे। बस यही है। थैंक यू। चलो धन्यवाद। लादू जी अपनी टिप्पणी दे दो, फिर मैं सोहनलाल जी से आपने जो सवाल पूछा ना कि साइड लाइन हुए कैसे, इसका एक ही उत्तर है जो आप चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी है 3 वॉल्यूम में, और उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस दिन आजादी मिली ना, उस दिन ही हमारे को साइड लाइन करने की षड्यंत्र कैसे किया गया, और साइड लाइन करने की कला ब्राह्मणों से ज्यादा कोई नहीं जानता। और इसलिए आज देख लो कि आज ये शिक्षा प्रणाली ऐसी ला रहे हैं एनईपी के तहत, और ज्यादा साइड लाइन कर देंगे। बस इतना ही कहूंगा। चलो धन्यवाद। और कोई साथी? रामनारायण जी आप अपनी बात को रख दें, मध्य प्रदेश से रामनारायण जी। जी सर, सभी को राम राम। बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का। खास करके जैसे सामाजिक सुरक्षा और निजीकरण के दायरे में लाना लोकतंत्र का सरकार की गैर जिम्मेदार आना। अभी जैसे 2-4 उदाहरण मैं भी जो देना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे धार में अभी ताजे में मोदी जी आए थे, आपने फोन लगा के पूछा भी था मेरे से। उस दिन की मैं घटना यदि बाद में पूरा मैंने सर्वे करा, उस समय तो मैंने देख नहीं पाया था, 24 घंटे बाद पूरी बातें आती पेपरों के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से। एक तो जो आपके राजस्थान से जितने भी रोड जो आ रहे थे वो जावरा से, मतलब यहाँ बदनावर जो फाटा उससे 250 किलोमीटर पहले ही टर्न करके बड़ा नागदा होके, उज्जैन होके, इंदौर होके उनको ट्रक वालों को भेजा, जिनको 200 किलोमीटर का मतलब जो अलग से जो एक्स्ट्रा चलना पड़ा। 200 किलोमीटर एक मोदी जी के लिए, पूरा दिन भर 24 घंटे के लिए। और जहां इनका ये जो पीएम जो है वो पार्क जो बनाया इन्होंने, उसके जस्ट बगल में 25 किलोमीटर दूर 10 साल पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर रखा था। एक फैक्ट्री आई है अभी तक 10 साल में, एक फैक्ट्री मात्र, वो भी पुष्टा ये बनाती ना, कचरे बगदे से पुष्टा बनाने वाली।
तो जस्ट बगल में ही, उसी तहसील के बगल में ही एक दूसरी तहसील है, 25 किलोमीटर की डिफरेंस में ही वो एक पार्क खाली पड़ा है। उस दिन जो है इन्होंने हजारों लाखों करोड़ जो है वो वहां खर्च कर दिया है, जमाने भर का उल्टा कर दिया, और अभी कुछ नहीं है वहां, देखना वहां जाला ही लटकेंगे उसके बाद। तो इन लोगों का जो पैसा है किसी तरह से जो है मिसयूज हो रहा है। अभी एक उदाहरण, ताजा उदाहरण, जैसे सेवा की बात करें, जो वन तारा की, वो जो है अंबानी के लड़के के पास में जो वन तारा जो उसने जो लिया है, वो अपन कई बार उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरह से वहां गए। किसी ने आरटीआई दायर करके वहां जो बहुत सारी अनियमितता चल रही थी, तो उसके बारे में उसने आरटीआई दायर, मात्र 18 दिन या 17 दिन में ही रिजल्ट आके उसको क्लीन चिट दे दी। और एक गजब यार, जहां 2-2 साल से पेंडिंग चल रहे लोगों के केस, इतना बड़ा एम्पायर में अरबों खरबों का उसने घपला किया है, 20 दिन, 18 दिन, 17 दिन में क्लीन चिट। अब अभी जैसे बोल कुमार जी ने सही करा कि ये चीजें हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। बड़े बड़े उनके पास वकील हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जज है, उनकी दुकान है, उनका देश है, सारा प्राइवेटीकरण चला गया। तुम्हारी बिजली प्राइवेटीकरण चलाई गई, स्कूल बंद हो गए, रोडवेज बंद हो गई, बैंकिंग सेवा चला गया, अस्पताल उधर चले गए, सारी की सारी जो है प्राइवेटीकरण चला गया। अब ये प्राइवेटीकरण में भी अब इन्होंने एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और उधर 10 लाख पेड़ कटवा रहे सेठ साहब से। एक पेड़ तो इधर जो है वो उसमें झाड़ा लगा के पानी डाल रहे हैं, उधर 10 लाख पेड़ जो एक मुश्त कटवा रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों से। क्या है, क्या बुद्धू है क्या हम लोग, जो हम जो देख रहे हैं और ये कर रहे हैं? पूरा का पूरा ढांचा बिल्कुल जो है कुछ लोगों के हाथ में चला चुका है। हम लोग यहाँ बिल्कुल डिस्कस जरूर करते हैं। चलो चलो, ज्ञान तो है। बुद्धू नहीं तो अज्ञानी जरूर है कि हम एक यूनिट के फॉर्म में काम नहीं कर पा रहे। और कोई साथी हो तो मैं सुवालाल जी को ले लूं, इसके पहले कोई अपनी बात रखनी चाहे, हैंड रेज करके अपनी बात को रख सकते हैं। कोई साथी? मनाराम जी आप जुड़े हुए हैं, मनाराम जी आप अपनी बात को रखें। चलो साथियों, सभी एंगल से विचार आए हैं। मेरा ये मानना है कि देखो, ऐसा है कि ये पूरा सिस्टम जो है कॉर्पोरेट सिस्टम है, और कॉर्पोरेट सिस्टम के दायरे में सारे लोग आ चुके हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। कॉर्पोरेट सिस्टम का एजेंडा लहरा रहा है, और उसमें सत्ता और पैसे का जो चुना है वो सबको पकड़ा रखा है, गरीब को भी पकड़ा रखा है, अमीर को भी पकड़ा रखा है। और उसमें जो गैप आया है पिछले 10-20 सालों में, वो मतलब पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं था, इतना असमानता हुई है। पैसे वाले क्रिएट हो रहे, छोटी कंपनियां खत्म हो रही है, बड़ी कंपनियां। तो ये सिस्टम थोड़े से लोगों के हाथ में कंट्रोल हो रहा है, और उसको हमने एक्सेप्ट कर रखा है, लोगों ने भी, आम आदमी ने एक्सेप्ट कर रखा है, और वो भी उसी धुन में चढ़ा हुआ है। मनाराम जी आप वकील हैं और बहुत संघर्षशील वकील हैं, धुन में चढ़ा हुआ है। मेरा एक ही सवाल है कि आपको ह्यूमन राइट दिया हुआ है, मानवाधिकार दिया हुआ, उसमें मैंने भी पीजी डिप्लोमा किया, बहुत सारे फेवर में आपके कानून हैं। तो हम कहीं कम हैं? मेरा पूरी बात करने दो ना, एक सेंटेंस। मेरा ये कहना है कि जो जितने भी कानून बनाए हुए हैं उन सब पे राइडर लगे हुए हैं। सारे कानून एक हाथ में दिए, दूसरे हाथ से ले लिए हैं। हाँ। ये सारा जितने भी कानून बने हैं, देखो ट्रेड यूनियन ने सारी खत्म कर दी, जितने भी कर्मचारियों को राइट दे रखे थे, मजदूरों को दे रखे थे, किसानों को, आम आदमी को, सारे इन्होंने मतलब पिछले 10-20 सालों में कमजोर कर दिए। ये भी देखने वाली बात है ना। बिल्कुल। जो भी सिस्टम आया उस दौरान जो राइट मिले थे लोगों को, वो सारे छीन लिए हैं। ये भी अपन को एनालिसिस करने की जरूरत है। और आदमी को पकड़ा दिया कि मतलब पैसे बना तो कैसे कुछ भी करके बना, तो ये दिशा बना दी है सत्ता और पैसे की, आम आदमी की भी, और उसी में वो भाग रहा है, देख रहा अंधा होकर के। बस मैं तो इतने से बात कर रहा हूँ, बाकी सभी एंगल से विचार बात है। बिल्कुल मनाराम जी आपने सटीक उत्तर दे दिया आपने कि भाई कानून बने हुए, ये जो मैं कथा कई टाइम से कह रहा हूँ आपके बीच में, उनको सबको कमजोर करके इस हाथ से दिए, इस हाथ से ले लिए, एक एक लाइन नीचे ऐसी जोड़ दी जिसमें आपकी पूरे कानून की हवा निकल ली। अब सुवालाल जी हमारे बीच 10 मिनट है, 7-8 मिनट बचते हैं मेरे पास में, तो पूरे इस तंत्र में, पूरे सिस्टम में आप क्या अपने व्यू पॉइंट देंगे? और उसके बाद में कोई 2 मिनट 4 मिनट बचेंगे तो और कोई साथी को ले लेंगे। सुवालाल जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जो संविधान है वो भले ही उस तरीके से
लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये क्या है। स्टेट सोशलिज्म जरूर है। भारतीय संविधान स्टेट सोशलिज्म की बात करता है। इसका मतलब ये होता है कि जन कल्याण और जन सेवा, जन सुविधाएं के जो भी विभाग हो वो सार्वजनिक होंगे और वो जन सेवा के लिए होंगे। वो चाहे घाटा खाए लेकिन घाटा पर भी वो जन सेवा करेंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसे हो। इनमें ये भी शामिल है, बीमा इंश्योरेंस जो है ये भी शामिल है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सारा उल्टा ही हो रहा है। देखिए, जब 1990 तक देश में सोशलिज्म था, इस कम और ज्यादा जो भी स्तर पर था, उस समय भी घराने थे, निजी क्षेत्र के रूप में घराने थे, लेकिन वो भी सार्वजनिक क्षेत्र की तरह ही सेवाएं देते थे। उनके भी रूल्स रेगुलेशन वही होते थे जो पब्लिक सेक्टर के होते थे, तो वहां तक तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो जो स्टेट सोशलिज्म था वो दरअसल ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट होता है कि उसका फायदा नीचे तक पहुंचे, वो नहीं पहुंचा। उसके बाद में निजीकरण है। देखिए, निजीकरण को तो हम रोक नहीं सकते हैं। ये कहना गलत है कि निजीकरण बंद कर दिया जाए। निजीकरण नहीं होगा बंद, ये क्योंकि ये कोई भारत में तो है नहीं, ये कोई भारतीय समाज में भी नहीं है या कोई सरकार में का भी नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन निजीकरण का नुकसान जनता को होता है यह, लेकिन उन्हीं जनता को होता है जो मतलब कि सरकारी सेक्टर में नहीं है, उनको ही नुकसान होता है। लेकिन अभी हम जो दौर में जी रहे हैं या गुजर रहा है देश, वो है कॉरपोरेट का दौर। कॉरपोरेट के दौर में तो जनता को तो है ही सबसे ज्यादा नुकसान, सरकार को भी उतना ही होता है। तो अब सवाल यही है कि इस देश में कॉरपोरेट का है, इसका तो कोई संविधान में उल्लेख भी नहीं है कि ये कॉरपोरेट का जो है, इसका तो संविधान में उल्लेख नहीं है। निजीकरण का भी तो नहीं है, लेकिन निजीकरण को तो स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वो समय की आवश्यकता थी। एक सिस्टम तो रहता नहीं है ना हमेशा। लेकिन ये जो कॉरपोरेट था, इसको जल्दी लाया गया देश में, और जिसके लिए देश और समाज बिल्कुल तैयार ही नहीं। अब ये होता है कि अगर कोई एडवांस कास्ट कम्युनिटी है, अगर वो पावर में है, वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, लेकिन वो पावर में है, तो आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि कोई एडवांस कम्युनिटी माइनॉरिटी में होते हुए भी पावर में है, तो वो मेजोरिटी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है वो उनका कभी भी ख्याल नहीं करेगी, उनका कभी भी हित और विकास कहो नहीं चाहेगी, ये निश्चित है। और ये इस प्रकार की जो सोच है देश में, ये जो हम कहते हैं ना कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे जो थे कांग्रेस में उस समय, या जो नेतृत्व थे, उन्होंने ये फाउंडेशन डाली इस देश में कि माइनॉरिटी जो एडवांस कम्युनिटी है वो रूल करे। और इन्हीं के जो थॉट ऑफ स्कूल पर आधारित जो बाकी के शुरू होते हैं, चाहे वो सावरकर हो, हेडगेवार हो, गोलवलकर हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, ये भी सभी उसी लाइन पर ही, उसी स्कूल ऑफ थॉट पर चले, और जिनका सीधा सा मकसद है कि सत्ता का केंद्रीकरण माइनॉरिटी कम्युनिटी कास्ट के हाथों में हो, और जो मेजोरिटी है वो मालिक नहीं रहे, उनके पास संसाधन नहीं रहे, वो स्वामित्व नहीं रहे, वो मजदूर रहे, उपभोक्ता ही बने। यही जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये आरएसएस की, बीजेपी की है, जो रूलिंग में है, और यही चल रहा है। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम तो उनके नियंत्रण में है। हाँ, जिम्मेदारी जो गलतियां है या जो गैर जिम्मेदाराना जो रोल किया है, वो किया है बैकवर्ड कम्युनिटीज के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर जो भी बने हो, चीफ मिनिस्टर बने हो, उन्होंने ये सारी गलतियां की है। उन्होंने सत्ता के नाम पर
राजनीतिक दल के प्रति वफादारी के नाम पर, विचारधारा के नाम पर इन्होंने बहुसंख्यक पिछड़ी जातियों को इस तरीके से बेदखली का जीवन के लिए धकेल दिया है पिछले 30 साल में, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के कहलाते हैं, जो बाकायदा आरक्षण के आधार पर भी है, चाहे SC/ST के रूप में हो या बिना आरक्षण के OBC के हो जनप्रतिनिधि, उनकी वो जिम्मेदार है। और ये कैसे चेंज हो, इसका सीधा सा ही है कि हमें इन जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव से पहले ही उनके मतदान क्षेत्र के जो क्षेत्र है उनमें इनके साथ सहमतियां करवाए जाए, समझौते करवाए जाए, एग्रीमेंट करवाए जाए कि भाई आपको हमारे इसी समाज, इसी समुदाय, इसी क्षेत्र के अनुसार ही आपको नीतियां बनानी है, या आपको काम करना है, या जनप्रतिनिधित्व का आपको फर्ज निभाना है। कोई पार्टी का एजेंडा, कोई पार्टी के विचारधारा या सत्ता के आधार पर आप नहीं चलोगे तो संविधान के आधार पर या फिर जनता के आधार पर। अगर जब तक ये समझौते नहीं होंगे जनप्रतिनिधियों के साथ, जब वो चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी, तब कोई उम्मीद नहीं है इस देश में कुछ अलग होने वाला नहीं होगा। हम पड़ोसी देशों में कुछ भी देख ले, जो हो रहा है इस देश में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देश तो मैक्रो, माइक्रो, मिनी लेवल पर बटा हुआ है और संगठित भी है। जो मैक्रो है वो धर्म के आधार पर देश बटा हुआ है, माइक्रो है वो जातियों के आधार पर देश बटा हुआ है, और मिनी लेवल पर तो विचारधाराएं, राजनीतिक दल कई तरीके से बटा हुआ है। तो फिर आप इस तरीके के जो हाई लेवल पर जो देश बटा हुआ है समाज, तो फिर आप उस समाज में कौन से आप परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हो? बस सिर्फ हमारे जनप्रतिनिधियों से ही उम्मीद है, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका स्पीकर ऑफ है, हनुमान राम। अच्छा, सॉरी। हाँ, फूल जी, आप कुछ इसमें कोई इनपुट देना चाहें तो 2 मिनट बच रहे हैं मेरे पास। इनपुट तो यही है सर कि जो अभी जैसे सुवरलाल जी ने बोला सारा वही बातें इससे पहले मैंने बोली है, ये सेम लाइन की बातें चल रही हैं हमारी, और भी कई साथियों ने नहीं फूल जी, मैं सुवरलाल जी वाली बात में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेता आएंगे वो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरह हैं, वो इनके ही लाइन के लोग हैं, हमारे जैसे तो आ नहीं सकते, आपके जैसे आ नहीं सकते, तो हम क्या करें? किससे दिखाएं? मेरी बात तो सुनो ना 1 मिनट है। आप एक बात बताओ, बीजेपी के नेता क्या अपनी मर्जी से चलते हैं? RSS चलाती है ना। 2000 से 2005 से पहले हरियाणा में भी मैंने देखा अपनी आंखों से, 1996 में चौधरी बंसीलाल की जो सरकार बनी थी, वो खापों ने बनवाई थी गांव-गांव कैंपेन करके। उस टाइम के हमारे खाप चौधरी इतने अवेयर होते थे और वो इन फंडियों को भी अच्छे तरीके से समझते थे। तो अपने दम पे जब उनको लगा कि कांग्रेस ने बंसीलाल जी के साथ ज्यादती करी है, अपने दम पे उनकी सरकार बनवा दी थी। आज के दिन सारा सिस्टम वहीं से हिला हुआ है। वेस्ट यूपी में भी अगर हमारी ताकत होती थी तो ये खापे ही होती थी, जो कि वहां पे भी आज के दिन तहस नहस है। और जब तक मतलब दिखता दिखाता एग्जाम्पल है हमारे सामने। जैन धर्म का ऑर्गेनाइज सिस्टम इतना तगड़ा है। आप एक बात नोट करो ना, ये सिक्की क्यों बची हुई है? ये सिक्की सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि इन्होंने अपने धर्म इनसे अलग रख के अपने आप को, अपनी जो स्पिरिट का लेवल है वो हाई स्पिरिट मेंटेन करके रखा हुआ है। हम क्यों मरे हुए हैं? हम पहली बात अपने ये जो सिस्टम होते थे, MLA जो है ना, सारा दोष MLA का भी दर भी दें। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर MLA के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो फिर कॉर्पोरेट के या ऊपर वालों के कंट्रोल में चलेगा ही चलेगा। लेकिन वो कंट्रोल बनेगा कैसे? आप नोट करो ना, RSS के चलते मोदी तक की हिम्मत नहीं है कि मोदी भी लेख छापता है मोहन भागवत के नाम के कि जी ये वो फलाना धमकाना। तो हमारा बेसिकली वो हटा हुआ जो सिस्टम है ना, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, खासकर हमारे जैसी कम्युनिटी को।
हमें तो अपने पुरखों के वो जो सिस्टम थे वो वापस मेंटेन या रीएस्टेब्लिश या रिस्टोर करने की बात है सारी। और वो जब तक नहीं होगा हमारा, एक और खास बात, जिस दिन ये हो गया, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो हम इनको आउटसाइड कर ही देंगे। इतना तो हमारे कम्युनिटी में या हमारे कल्चर कम्युनिटी में दम है, पहले भी हमारे दम पे चीजें हुई, आगे भी हो सकती हैं। लेकिन उस कंसेप्ट में बूढ़े रखते थे सभी को साथ में, वह चीज भी नहीं छोड़नी है। तो मेन बात यह है कि आप आरएसएस खड़ी है तो बीजेपी कंट्रोल में है, पुरानी हमारी खापों ने ये चाहे लालच में आए वो, चाहे किसी भी तरीके से उन आपस में टूट फूट करी, वह ठीक करे बिना काम चलने को नहीं। थैंक यू। चलो टाइम हो गया, अब कोई 1 मिनट में कोई बात रख सकते हैं, वो कोई तो आप रख सकते हैं। 1:02 होने वाला है, आधा मिनट बच रहा है मेरे पास में। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहा जाएगा तो हनुमान जी 2 मिनट। चौधरी साहब 1 मिनट एक बात कहनी है। हाँ, सुअलाल जी का जो स्टेटमेंट आया है कब मैं बोलना चाह रहा था मैं, और बोलिए। हाँ चलो 1 मिनट प्लस कर देंगे। हाँ बोलिए वीरेश जी, समाप्त करिए, फिर मनाराम जी से ले लेता हूँ। हाँ मनाराम जी आप कह दीजिए। तो साथियों देखो, ये पुराने सारे जो हमारे हथियार थे वो हथियार अब काम आने वाले नहीं है। वो काम आ गए, मतलब वक्त के अनुसार काम आ गए। अब हमारे को नए हथियार की जरूरत है, लोगों को नई समझ, नए एजेंडे की जरूरत है। उसके बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए ये नया चिंतन जरूरत है, नए एजेंडे की जरूरत है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। पुराने सारी जो औजार है वो आपकी बात आ गई। यही बताओ नया एजेंडा क्या होना चाहिए। इतना कहने पर से काम नहीं चलता कि नया एजेंडे की जरूरत पड़ेगी। हमें बेटर ये होगा कि आप हमें ये बताएं कि नया एजेंडा ये है, इस पे काम करो, इससे आगे सोल्यूशन है। ये सिर्फ इतना कह देना कि नए एजेंडे की जरूरत पड़ेगी, ये दिग्भ्रमिता का एक स्टेटस होता है। नहीं साथ में ये कि नया एजेंडा होना क्या चाहिए, प्लीज। तो ये पूरा एक सेशन रखो, उस पर भी बात करेंगे। आप बात को समझ मतलब आपकी थीम एजेंडे की बात नहीं है, थीम की बात है। आप फूल जी थीम पे बात कर रहे हैं, ये एजेंडे पे कर रहे हैं। थीम आपकी सही है, एजेंडा तो सिर्फ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है। अरे सर, यहाँ मेरे एजेंडे की बात नहीं है सर, आप भी कहाँ लेके जा रहे हो बात को। मेरे एजेंडे की बात ही नहीं है। बात यहाँ पे हमको सबको आपस में ओपन होने की बात है। मैंने डांगी जी को वेलकम किया है कि आप जो नए एजेंडे की बात कर रहे हो, एजेंडा रखो। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता है कि नया एजेंडा लाना पड़ेगा। लाएगा कौन, उसका कंसेप्ट क्या होगा, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो प्रेजेंट करिए सर। आपको सुनेंगे, उसमें आपकी बात में आगे चलने का मात्रा होगा तो उसके साथ चलेंगे भी। ठीक है, अब हमारा सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो कोई नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में नहीं होगा तो एक सेशन और रख देंगे इस पे पूरा कि क्या नया एजेंडा हो इस पे। सर हमें प्लीज आप एजेंडा बताएं अगले सेशन में। ठीक है, हम तो ढूंढ रहे हैं आप जैसे साथियों को।